देखिए ये है कि यदि कोई साथी प्रश्न पूछना चाहे तो आप उसको लिख के एक पर्ची पे, पर्ची कहाँ से मिलेगी, परितोषी दिख रहे हैं यहाँ पे आसपास, और नहीं तो कहीं कैसे भी आप, हाँ जी हेलो, हाँ आइए आइए, वो आपका प्रश्न काफी सवाल, आइए इधर आइए, आप तो जोर नहीं हो, खुद के मंच पे कहो ना, डर तो आपको नहीं है, बस खुद के कहो मंच पे, आप सुनाई तो दे आपका प्रश्न क्या है। जो अभी विवेकानंद जी ने बात किया है गरीबी हटाओ के बारे में, तो मैं ये पूछना था, मतलब मेरे मन में बहुत दिनों से भी था और जो मेरे जीवन का भी एक था कि हाउ डू यू डिफाइन पॉवर्टी, गरीबी क्या है, इसके बारे में, मतलब क्योंकि जो सुबह मैंने बताया जो डेवलपमेंट का मुद्दा है या जो विकास का नाम है मटेरियल, अभी तो इससे पहले सुबह पालेकर जी ने भी कहा और बसवराज जी ने भी कहा, तो जो डेफिनेशन उसका अगर सही हो उसके माध्यम से ही तो आगे हम क्या करें वो तय हो सकता है। नहीं नहीं, मतलब व्हाट सी, मतलब ये मैं सोच रही थी कि अभी मैं बंगाल गई थी जो एक दो साल पहले, और वहां पे इससे पहले भी देखा था और अभी भी मैं सोच रही थी कि कम्युनिस्ट जो लोग थे उन्होंने भारत को वहां बचाया, क्योंकि वहां पे आज भी मैं वहां देखी थी कि झोपड़ी है, मिट्टी का घर है, पीछे एक छोटा तालाब है, उसमें मछली है और उसके साथ सब्जियां उगा रहे हैं और थोड़ा उनका चावल भी है, लोग खुश भी हैं, उनके पास पैसे नहीं है। क्या यह दरिद्रता है या कि ये खुशहाली है? बस इस ये मैं भाई यहाँ आ जाओ, हाँ तो आइए, अभी थोड़ा हमारी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं, दौड़ के नहीं जा सकते, यहाँ जाओ ना दौड़ के, हाँ संजय आप भाई, आइए, आइए कर, इसके बाद संजय दादा, कल यहाँ बैठो, तैयार हो, टाइम कम लगना चाहिए। हाँ जी, प्रश्नों का स्वागत है, कम से कम प्रश्न होंगे तो पार्टिसिपेशन खुलेगा, ग्रुप खुलेगा, लेकिन नहीं तो कुछ ना कुछ उदासीनता आती है, इतना अच्छी बातें सुनने के पश्चात भी उदासीनता ना है, एनर्जी बनती रहे और बढ़ती रहे। जो बहन जी ने बात की, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो अगर जो आर्थिक दरिद्रता जो मन में चलता है, ये ऐसी बात ना करें, यहाँ जो मुद्दा है आर्थिक के ऊपर है, तो अगर उसके पास तालाब है और खाने की चीजें हैं, संसाधन है, पहली बात तो कि गांव में जो गरीबी है बड़ी गलत बात है, गांव में अमीर लोग रहते हैं, उनके पास जगह है, समय है, संसाधन है, पैसा नहीं है, तो क्या आप गरीबी का मतलब पैसे से है, संसाधनों से है? इसका जवाब आप दीजिए। नहीं ठीक है, अभी प्रश्न हम ले रहे हैं, साथियों से एक एक करके एक प्रश्न एकत्रित कर लेते हैं। नहीं, इसका तो स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। बैठिए एक साथ, तो फिर नहीं स्पष्ट जवाब स्पष्ट नहीं है, जवाब स्पष्ट, ये बादवादी बात है। देखिए, सबसे बड़ा बीवी यानी हृदय का होता है, मन की शुद्धि से होता है, संसाधन भी है, अगर मन की अमीरी नहीं रहा उसका कोई उपयोग नहीं, और संपत्ति से तो ये एकदम नहीं। सामान्य गांव में कहावत होती है, जहां लक्ष्मी रुकती है वहां सत्यानाश करती है, जब तक लक्ष्मी चलते रहती है तब तक वो ठीक रहती है। तो इस नाते से इस सत्य को समझे। जिस उम्र में ललित जी प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ मटेरियल गरीबी की सोच, भाई साहब उम्र में आओगे तो मेंटल गरीबी की अवश्य सोच। चलिए धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आइए बाल इकट्ठे कर लीजिए। हाँ नमस्कार, आर्यन पालीगढ़ जी ने बहुत अच्छी बात इसी के लिए बतलाई कि खेती के लिए सिर्फ पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और खेती होगी,
मेरा उनसे यह प्रश्न है, क्या जो जमीन चूंकि उर्वरा शक्ति से नहीं भरी हुई है, लगातार रासायनिक खेती जिस जमीन पर हो रही है, क्या हम पहले दिन से सिर्फ बीज डालेंगे तो क्या उसमें हमें उतने गुना फसल मिलेगी क्या? प्रश्न इकट्ठे करते रहते हैं। हमारा पैनल तुरंत उत्तर देने के लिए तैयार है। मैं तो ये विचार कर रहा था प्रश्न आ जाते एक साथ तो उत्तर बाद में उसका सब पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न सवाल पूछा आपने। देखिए, दो बातों के बारे में यहाँ मैं विश्लेषण देने जा रहा हूँ। कोई भी पेड़ पौधा या फसल जो उत्पादन देती है खाद के बल पर नहीं, भूमि की जो रोधा शक्ति है, फर्टिलिटी है, उत्पादन क्षमता है, सजीवता है, इन तीन बातों पर निर्भर। ख्याल रखना, किसी भी पेड़ पौधे की जड़ें जो भूमि से खाद्य तत्व लेती है वो ह्यूमस में से लेती है, जीवंत में से लेती है। ह्यूमस पेड़ पौधे की जड़ों का खाद्य भंडार। नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, पोटैश चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, जैविक अम्ल चाहिए, ह्यूमिक अम्ल चाहिए, जो भी चाहिए ह्यूमस के माध्यम से मिलता है। और ह्यूमस ही नहीं है, हमारे भूमि में अगर 2.5% जैविक कार्बन है और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1 है, 10 को 1, तो हम उत्पादन के उच्चांक ले सकते। आज पूरे भारत में जो आंकड़े हैं मेरे पास 0.3% जैविक कार्बन, कितना है? 0.3। फसल कैसे उत्पादन मिलेगा? आज तो डालना पड़ेगा ना। खाद, जैविक कार्बन खाद नहीं निर्माण करता, ये भ्रम है, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। जैविक कार्बन माने क्या है? हरे पत्तों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से या कार्बन ग्रहण क्रिया के माध्यम से हवा से लिया हुआ कार्बन जैविक कार्बन, वो कार्बन शरीर में संग्रहित होता है। हर पेड़ पौधे के शरीर में 46% जैविक कार्बन होता है। उसी कार्बन के विघटन से ह्यूमस बनता है, चारकोल से नहीं बनता, कोयले से नहीं बनता। इसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहूंगा, वो आप मिस कर रहे हैं कि सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, जो गाय का गोबर है वो उनका पोषक बनता है। तो वो जो है, एक मिनट, पूरा जवाब सुनने के बाद ये सवाल पूछा जाता है, बीच में नहीं। आपने 130 आतंकवादी को मार दिया, लेकिन सामरिक आतंकवाद के पीछे बौद्धिक आतंकवाद है, उसको कब मारोगे? अभी ये भ्रम फैला रहे हो, बौद्धिक आतंकवाद भ्रम फैला रहे हो, क्या करोगे आप क्या बंद नहीं है। देखिए, 1 मिनट प्लीज, ह्यूमस 60% जैविक कार्बन, 6% जैविक नाइट्रोजन, इनके गठबंधन से निर्माण, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का आपस का अनुपात कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10 को 1। ये कौन सा नाइट्रोजन चाहिए? यूरिया का नहीं चाहिए। अनंत करोड़ सहजीवी असहजीवी हवा से नत्र लेने वाले जीवाणु के माध्यम से जो नत्र मिलता है वो जैविक कार्बन नत्र है। ह्यूमस, nitrogen fixing bacteria
maybe symbiotic, maybe non-symbiotic, which naturally taken place from the atmosphere, that is the organic carbon. और दोनों कार्बन के मिलाप से ह्यूमस बनता है। ये चारकोल की बात हो रही है, अरे बर्बाद करेंगे चारकोल वाले, ये एक षड्यंत्र है। आपने चारकोल डाल दिया, वो सब अवशेष जला दिया, कार्बन तो बढ़ गया। आपने बता दिया मेरे जमीन में 4% है, अरे मूर्खों, देश को गुमराह कर रहे हो, ये जैविक कार्बन है क्या? इसका मतलब है ये भ्रम फैला जा रहा है। भ्रम कब निकलोगे? अगर हमारा देश का निर्माण करना चाहते हो शर्मा जी, तो भ्रम को पहले खत्म करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमस की निर्मिति फसल अवशेषों के विघटन से होती है। विघटन करने वाले जीवाणु हवा पर जीने वाले होते हैं, वायुजीवी होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इसका मतलब है फसल अवशेषों का विघटन करने के लिए क्या चाहिए? जीवाणु चाहिए। उन जीवाणु का सर्वोत्तम जामन कोई है तो देशी गौ माता का गोबर। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ उपयुक्त जीवाणु कम से कम, कम से कम, कम से कम। और मैंने तो 12 साल इस पर अनुसंधान किया है, उसके अनुसार 1 एकड़ को केवल 10 किलो देशी गौ माता का गोबर चाहिए। महीने में 1 बार या 2 बार, आपको अतिरिक्त डालने की आवश्यकता नहीं। एक देशी गौ माता एक दिन में 11 किलो गोबर देती है। इसका मतलब है एक दिन का गोबर 10 किलो 1 एकड़ के लिए, 3 दिन का 30 एकड़ के लिए आपको कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं। सुभाष पालेकर कृषि में 1 गाय है, 30 एकड़ के लिए आप कर सकते हैं। अबे हमारे बड़े खड़े हैं, हम बोलते हैं पहले सिद्ध करते बाद में बोलते हैं, हवा की बात नहीं करते। आप बैठे हैं, इनको पूछो, ये खुद दे रहे हैं। ये बात हुई। इसका मतलब है ह्यूमस में से ही अगर खाद्य तत्व मिलते, और ह्यूमस विघटन से होता है, पेड़ पौधों के फसल के अवशेषों का विघटन से होता है। इसका मतलब है इस अवशेषों को जलाना चाहिए कि भूमि पर आच्छादित पे डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। ये जलाने की बात कहां से हो रही है? जलाने की बात कहां से आ रही है ये बताइए। ये भ्रम फैला जा रहा है, भ्रम फैला जा रहा है और पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है जो भी काष्ठ है उसको जलाना नहीं है, उसको अवशेषों के आच्छादन रूप में भूमि पर बिछाना। लेकिन अगर वही आच्छादन फसल अवशेष आप गोबर खाद में बर्बाद करते हो तो ह्यूमस नहीं बनता। ह्यूमस जड़ों के पास बनता है, जड़ों के बाहर नहीं बनता। ये ख्याल करें। यानी गोबर का खाद निर्मिति एक षड्यंत्र है ह्यूमस निर्मिति को बंद करने का। जब कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास नहीं होता, गोबर का जड़ों के पास नहीं होता, जड़ों के बाहर कारखाने में होता है, गड्ढे में होता है, ह्यूमस कहाँ बनता है? चैलेंज नहीं खुला, सिद्ध करो, मैं फांसी ले लूं, उसका बना दो देश को। ख्याल में। दूसरी बात, अभी घड़ी की बात, अच्छा विषय निकाला आपने, नहीं, अच्छा विषय निकाला, अच्छा विषय निकाला। भारत चौथी आर्थिक महासत्ता है। कितनी? चौथी आर्थिक महासत्ता। अरे हमने जर्मनी के बाद चौथा नंबर हमारा है। पहला नंबर अमेरिका, दूसरी चाइना और तीसरा जर्मनी, चौथा नंबर जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। 4.91 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है आज। अरे दुनिया का सबसे अमीर देश भारत है, चौथा। दूसरी ओर भारत का प्रति व्यक्ति आय 138 देशों से कम है। भारत की पर कैपिटा इनकम 138 देशों के प्रति व्यक्ति इनकम से कितना है? कम है। यानी 138 देशों से भारत गरीब है ना? और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम खाना दे रहे, इसका मतलब गरीब है। 25 करोड़ किसान गरीब है, पाँव में चप्पल नहीं, आपको खाना खिलाते, कर्ज में डूबा है। अरे 3/4 जनता अगर गरीब में है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, और एक और श्रीमंत अमीरी है, इसकी ओर गरीबी है, इसका मतलब है बहुत बड़ा फासला है। भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक अमीर इंडिया और गरीब भारत।
ये विषमता है, ये विषमता, ये विषमता मिटाने का काम केवल समाजवाद कर, कि भाई आपके पास ज्यादा है तो थोड़ा हमें दो और हम क्या करेंगे गरीबी को। समाजवाद कोई बाहर का नहीं है। ये प्रकाश नारायण जी ने समाजवाद बताया, विनोबा जी ने समाजवाद बताया, समाजवादी है। जमींदारों से जमीन ली इन्होंने, विनोबा जी ने, है ना, और किसको बांटी? गरीबों को बांटी। समाजवाद ने क्या है ये बताइए, समाजवाद ने क्या है? सरकार गरीबों को मुफ्त में कुछ मदद देती है, मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देते, आपको आरोग्य स्वास्थ्य के लिए पैसा देते, समाजवादी है। समाजवाद को कैसे बता सकते हो आप? इसका मतलब एक तरफ बहुत दुनिया का अमीर देश है, दूसरी ओर 3/4 जनता पार्टी साहब गरीबी में है। ये गैप कैसे मिटाओगे? भारत को नवनिर्माण करना है, गठन करना है, तो पहला 4 दिन में इस पर विचार करो। हवा की बात मत करो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कर्ज मुक्त करेंगे, ये करेंगे, ये सब हवा की बात बंद करो। अभी हमें धरातल पर खड़े होकर 3 दिन चर्चा करना, जो सही, व्हाट आर द रूट कॉजेस, वी हैव टू फाइंड आउट। जड़ें क्या है उसको उखाड़ना है, तो जड़ों को पहले निकालना होगा ना, खोलना होगा। जड़ मालूम होगी तो निकालोगे। अभी जड़ों को खोलने की बात ही नहीं हो रही 2 दिन से, मैं देख रहा हूं। अगर हो सके माफ कीजिएगा, भाविकता होगी, किसी का मन दुखाएगा तो मैं माफी मांगता जाता हूँ, लेकिन अगर 4 दिन के अथक प्रयास से जो ये सत्यप्रकाश जी ने खड़ा किया है, अगर इसकी सफलता चाहते हो तो धरातल पावर को हवा में पंख पकड़कर मत फैलाओ। ये चर्चा 4 दिन की। धन्यवाद। भारत अमीर देश है या गरीब देश है, ये मुद्दा आ गया। दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, 145 रुपए की पर कैपिटा इनकम है। ये सारे मुद्दे आ गए। मैं इन सब मुद्दों से हटाकर क्या सभी से प्रश्न है, अपने अपने अनुभव से बात करें, आंकड़ों को, इसको वादों को साइड में रखा, रूबरू होकर जरा विषय से करें। प्लीज निवेदन है, जो सुनने के बाद, क्वेश्चन के बाद अपने आप को म्यूट कर लें। जो अपनी जरूरत से कम 10 गुना पैदा नहीं करता। एक काम है भारत में, जो अपनी जरूरत से कम 10 गुना पैदा नहीं करता। सारे गांव कर रहे हैं कम से कम 10 गुना अपनी जरूरत से। जो अपनी जरूरत से 10 गुना पैदा करे वो गरीब, वो गरीब। अभी आ रहा हूँ, यस अभी आ रहा हूँ। पहली जरूरत है कि जो पेट भरने लायक जरूरत है वो पैदा करना है, और जिन बाकी चीजों की जरूरत है उसको आपको रोज जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज चाहिए पेट भरने के लिए वो करना। 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ भाई, उस पर भी आ रहा हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करी, मैंने पहले निवेदन किया था। ये जो वाद पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम जैसे लोगों ने पढ़ी और पढ़ाई, उसी की आप पैरामीटर कर रहे हैं, तो फिर मैं भी आपके साथ निवेदन करता हूँ गरीब की अमीरी को समझने के लिए। कुछ दृष्टि अपनी भी तो पैदा करनी पड़ेगी ना, अंग्रेजों की ही बोलते रहे। चलिए मैं दूसरा दृष्टिकोण आपके सामने रखता हूँ, ये सिर्फ आत्म अवलोकन के लिए समझने के लिए। हमें बताया गया कि 1947 को भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी और हम अपना भी पेट भरने लायक नहीं। हमें अपना अन्न अंग्रेजों से बाहर से माल मंगवाना पड़ रहा था।
हमें ये दिखाया गया, हमें ये बताया गया अपनी किताबों से कि 42 में अकाल पड़े बंगाल में और 10 लाख से ज्यादा लोग मरे, भूख से मरे। ये तो हमें बताया गया, पर ये कभी नहीं बताया गया कि उस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। गेहूं का, अनाज का पैदावार जो रिकॉर्ड थी, जिस साल भारत में अकाल से, भूख से मरे हुए लोग मर गए, 10 लाख बताया गया, उस साल प्रोडक्शन रिकॉर्ड था। तो यानी वो भूमि की उत्पादन से पड़ा हुआ कमी के कारण पड़ा हुआ अकाल नहीं था। सारा का सारा जो अनाज था वो किसानों से छीन के यूरोप में, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, यूरोप के फौजियों को पेट भरने के लिए यूरोप को भेज दिया गया। इट वॉज इन्फोर्स्ड, इट वॉज नॉट कॉज्ड। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, 1947 थोड़ा तथ्य रखता हूं गरीबी को समझिए। 1947 में 33 करोड़ जो भारतीय हैं, हाँ 33 करोड़ भारतीय को पेट भरने के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ा। शास्त्री जी को अल्टीमेटली जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा। फिर हमको हरित क्रांति नाम की बीमारी वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी हम सबको मालूम है। आज हम 33 नहीं है, आज हम 144 से 50 करोड़ के बीच में है, सही है फिगर हमारे पास नहीं। आज हमारे खजाने भंडारों में 2 से 2.5 साल का अनाज सुरक्षित है, राइट। कोविड में 2 साल भारत बंद रहा, व्यापार बंद, इंडस्ट्री बंद, ट्रेड बंद, सब बंद, फिर भी सारा का सारा भारत में कोई भूख से नहीं मरा। ये भारत कैसे जिंदा रहा, कैसे चलता रहा? सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारी के सारे जीडीपी के जितने सारे बाकी फैक्टर है ना जो आपने अब गिनाए, वो सारे के सारे फैक्टर बंद, फिर भी भारत अपने पांव पे खड़ा रहा। वो किसने खड़ा रखा और कैसे खड़ा रखा? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हर गांव पिछले 70 साल से रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहा है, अपनी जरूरत से, खाने पीने की जरूरत से 10 गुना से ज्यादा पैदा कर रहा है, तो वही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों है? और 92% जो किसान है वो कर्ज में डूबा हुआ क्यों है? गरीबी यहाँ है, प्रोडक्शन में नहीं है, कैपेसिटी में नहीं है, प्रोडक्टिविटी में नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं है, राइट। गरीबी यहां है कि मैं रिकॉर्ड और प्रोडक्शन करके भी कर्ज में डूब रहा हूं, और हमारी इंडस्ट्री, हमारी शेयर मार्केट 2.3 प्रोडक्शन के रेट से बढ़ रही है, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रही है, वो क्या प्रोडक्शन कर रही है, वो क्या उत्पादन कर रही है? व्हाट आर दे प्रोडक्टिंग? तो हमें गरीबी समझनी, गरीबी यहां भी समझनी है कि 2014 में भारत में कुल मुद्रा की जो मात्रा है, जो सर्कुलेशन में, जो प्रिंट में है, वो 12 लाख करोड़ है, और जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन है। 2019 में हमारी जब हमारा नोटबंदी लागू हुई, तो हमारी जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 16.5 लाख के करीब हो जाती है। कितने साल में? मात्र 4 साल में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुई? 30%। मनी सप्लाई भारत में इंक्रीज हो जाती है, तो जीडीपी भी लगभग 30% इंक्रीज हो जानी चाहिए। अगर मैं एक भी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करता, सिर्फ पैसे की मात्रा बढ़ा देता हूं, प्राइसेस बढ़ा देता हूं, तो मेरी जीडीपी ऑलरेडी 30%, सिर्फ कोई भी उत्पादन किए बिना 30% बढ़ जाती। आज भारत में 2012 में 12 लाख करोड़ की करेंसी है, आज भारत में 38 लाख करोड़ की करेंसी है। कितने टाइम बढ़ गई? 3 गुना। तो अगर मैं एक भी वस्तु का उत्पादन ना करता, केवल ये मनी सप्लाई बढ़ जाती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता, तो भी मेरी जीडीपी कितनी बढ़ती? 3 गुना बढ़ी आपकी।
उस समय 2 थी, आज कितनी है? 4.9, पर एक्चुअली कितनी है होनी चाहिए थी? अगर मैं सिर्फ और कुछ नहीं उत्पादन करता, मनी सप्लाई बढ़ा तब ये 6 ट्रिलियन होनी चाहिए थी, पर नहीं बढ़ी। देखो वो कहाँ गई? वो 1.5 ट्रिलियन जो बढ़नी चाहिए थी वो आपके जेब से कम हो गई। किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, ये सर्विस सेक्टर वालों को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोगों की इनकम में 30% का गिरावट आई है। और जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो ले दे के 1% आदमियों के आया है, जिनके जेब में 77% वेल्थ जो जनरेट हुई है वो सारी की सारी 1% से कम आदमी में आई है। पर वो 1%, अगर भारत की 1% लगाएं तो कितनी होगी? 1,44,00,000 होगी। वो गिन लो, वो मिलेगी नहीं आपको। वो एक्सेल में 1% बोल दिए जाते हैं, वो लेस देन 1% हो जाती है। मैं गिनती में करूंगा तो वो 100 आदमी है जिनकी इनकम बढ़ी है, बाकी सारे के सारे स्ट्रगल। आपका एक्सटर्नल सेक्टर आजादी से पहले कभी नेगेटिव हुआ नहीं और आजादी के बाद कभी पॉजिटिव हुआ नहीं। इस समय कंसिस्टेंटली -16% आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। फिर आप विकसित भारत करेंगे, फिर आप जहाज खरीदेंगे, फिर आप आतंकवाद का सामना करेंगे। तो मैं कह रहा हूं जो गरीबी के को समझना है तो गरीबी को इन सारी समस्याओं के सामने खुल के समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो गरीबी है वो ये है कि मैं आपसे गरीबी के आंकड़ों के बारे में दृष्टिगोचर कर रहा हूं, थोड़ा गहराई में डूबने की जरूरत है। भारत ने जो 38 लाख करोड़ की करेंसी जो छापी, 12 लाख से 38 के करीब में 24 लाख आ रही, वो 24 लाख की करेंसी छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आधार कहां से आया? उनके पास एसेट कहां से आया? वो एसेट क्या, किसके आधार पर? एसेट हम गोल्ड स्टैंडर्ड से तो 71 से दुनिया बाहर आ गई, इंडिया तो गोल्ड स्टैंडर्ड से 34 से बाहर आ गया। जिस दिन आरबीआई की स्थापना हुई उस दिन से इंडिया से में गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड जिस किसी कंट्री में अगर सबसे पहले खत्म हुआ तो भारत में खत्म हुआ है। 1934 में जब इंडिया में आरबीआई बना तो उस समय भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे था, यानी बैंकों में जितना पैसा छापा गया उतना गोल्ड हमारे पास स्टोर में था। आप डाटा निकाल लीजिए, सबके पास एआई है, गूगल है, अभी बैठ के डाटा गूगल करिए और निकालिए कि 1934 से लेके रिजर्व बैंक के पास रिजर्व गोल्ड कितना है। फिक्स 40 करोड़ का। कब तक चलता है 40 करोड़? 62 तक। उससे वो गोल्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, यानी सरकार के पास कोई गोल्ड नहीं है, वो सारा का सारा जो गोल्ड है वो हम इंक्रीज करके जो भी स्मगलिंग से आता है इंटर बॉर्डर से, उसको इकट्ठा करके आरबीआई में छपा जाता है। और जी 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 उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा घर घर से ट्रेजरी आई थी और जनता ने दिया, जनता ने दिया था, परंतु सरकार के पास गोल्ड नहीं था जी। अब 91 में जब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई हमारे पास देश में, तो हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। 67 टन गोल्ड हमने गिरवी रखा था। बाद में नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह ने वापस कर। प्रोफेसर एसके शर्मा जी कृपया म्यूट कर दीजिए, हम लोग सही से सुन नहीं पा रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन लिया था नीति के बहुत सारे आयाम है, उन आयाम के बारे में मैं एक सेकंड This is very important. This is important. I think this is more important. आप कितने भी महत्वपूर्ण हो आप नियम नहीं तोड़ सकते, कृपया बैठिए। धन्यवाद। ललित जी ऐसे नहीं बोलना किसी वक्ता के बारे में। तीसरे वो मैं 1 मिनट के लिए आप ये समझ सकते हैं मुझे वॉशरूम जाने का अधिकार है, और ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेरे सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, तुरंत आए हैं और फुल अथॉरिटी के साथ यहाँ पे
सब्जेक्ट को मॉडरेट करें, कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद। माता से मैं अनुमति ले चुका हूँ, जो विवेकानंद जी की बहुत बड़ी चिंता है। आप बैठ सकते हैं क्या? तो आप देखिए, या तो विवेकानंद भैया ऐसे है, वार्तालाप को मत तो करिए, ठीक चल रहा है, लेट इट गो, लेट इट, प्लीज लेट इट गो, अगर मुझे बोल दिया तो प्लीज लेट इट गो, आई थिंक इट इज अच्छा तो उन्हें बात कहने का मौका। धन्यवाद। नहीं, इन्हें अपनी बात आप रखिए सर, यू आर ऑन वेरी राइट ट्रैक। गरीबी के बहुत सारे आयाम हैं, एक आयाम मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, बस मैं इतनी इंतजार कर रहा हूँ। 71 में, क्योंकि गरीबी और अमीरी का है कि देश की करेंसी, ये एक गरीबी और अमीरी का एक बहुत बड़ा आयाम है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देश उत्पादन में गरीब नहीं हो रहा, देश एक्सचेंज में गरीब हो रहा है। किसान उत्पादन में गरीब नहीं है, किसान एक्सचेंज में गरीब है। और उस एक्सचेंज की जो नदी है वो कहां से बहती है, उसका एक छोटा सा आपको आंकड़ा सामने रख रहा हूं। हम गोल्ड के बारे में बड़े इमोशनल हैं, मैं उस गोल्ड के मुद्दे को आपके सामने दो आंकड़े रख के अपनी बात को वाणी को विराम कहता हूं। हम सबको पता है कि 1991 में हमको गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, वो वापस लाया गया था। उसके बाद आज आपके पास 840 टन गोल्ड है, ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग। 840 टन है, कोई ये कहां से, ये उसमें से 840 टन में से 50% से लेकर क्लोज टू 60% जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में पड़ा है, वो भारत में नहीं। और जितना भी गोल्ड है वो खरीदा गया है, वो हमारा नहीं है, कि दोबारा हमने दिया है। मैंने सवाल ये पूछा था कि 34 लाख करोड़ की 38 लाख करोड़ की करेंसी आप छाप के बैठे हो, छापी है आपकी, इसका आधार क्या है? गोल्ड नहीं है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है। और फिर भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, गोल्ड की मात्रा नहीं, वैल्यू बढ़ाई जा रही है। आपके जीते जी गोल्ड की जो कीमत है वो कहां पहुंची है पिछले 10 साल में? 3 गुना। और पिछले 1 साल में कितनी पहुंची है? 25% ऊपर बढ़ी है। और मैं आपके सामने एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, अगले 6 महीने में ये 1.5 लाख से ऊपर जाएगा। और ये ग्लोबल डिजाइन है, ये इंडियन डिजाइन नहीं, गरीबी बढ़ाने। और लास्ट में बात ये कह रहा हूं, भारत की 38 लाख करोड़ करेंसी गोल्ड के आधार पे नहीं है, वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो स्टॉक है उसके आधार पे है। इंडिया इज नॉट ऑन अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इंडिया इज ऑन अ डॉलर स्टैंडर्ड। और जिस दिन डॉलर गिरा उस दिन हमारी सारी की सारी 100% जो करेंसी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यू आर प्रिंटिंग योर करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच डॉलर यू आर स्टॉकिंग। और आपके पास 50 लाख करोड़ का डॉलर स्टॉक है। सवाल आपको पूछना चाहिए, वो 50 लाख करोड़ का डॉलर आपके पास आया कहां से, जबकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आजादी के बाद से 16% माइनस में है ईयर आफ्टर ईयर। आप बताएं। ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बहुत सारे जवाब हैं। मैं आपके सामने गरीबी के कुछ पैमाने रख रहा हूँ जो सिस्टमैटिक है। जी हाँ जी, अभी देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था बात को खोलने का। हमें अगले 2 दिन की भी भूमिका निभानी, उस पिच पे कैसे अभी बात खुल रही है। सीनियर्स ने बात रखी एनर्जाइज करने के लिए, हमें क्वेश्चन आंसर सेशन हमने तय किया। यहाँ बैठी जो टीम है लगातार काम कर रही है कि अभी हमें किस स्ट्रेटेजी पे कैसे काम करना है, ये काम हो रहा है। और ये तय था संजीव शर्मा जी को आनंद चीजों को बांधने के लिए पूरी पॉवर्टी वाली जो बात करेंसी फाइनेंसिंग सबसे रिलेटेड है उसको रखना है। तो राकेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं योगेश भाषा के पास भी जाऊंगा। अभी अगले 6-7 मिनट में सिर्फ और सिर्फ कृपया, आप बहुत ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं, मैं तो उत्साहित हो रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि ये एनर्जाइज हो रहे हैं लोग, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। कई बार लंबा डिस्कोर्स हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा मेरे सहयोग कीजिएगा। तो दादा सिर्फ हम प्रश्न लेंगे, उत्तर खुलेंगे, बात दूर तक जाएगी, तैयार हो? तो हाँ जी सवाल जरूर लेते हैं और जवाब आएंगे उसके बाद, क्योंकि एक मिनट दादा थोड़ा
थोड़ा पहले सेट करो, बैठ दो, बैठ। अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं। सुंदर, आपके लिए वीडियो की क्या कमी है, चारों तरफ। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद ललित जी। ठीक है, राकेश भाई के प्रश्न आएंगे। ललित जी तो अब आप फॉर्म में आ रहे हो, मैं इसीलिए लेके आया हूँ आपको, चाहता हूँ कि कुछ बात खुले। बहुत जगह आप भी जाते हो। Thank you. थैंक यू जी। तो अभी इस सत्र में सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लिए जाएंगे, 1 और 2 और 3 है, सिर्फ प्रश्न लेंगे। उत्तर ना तो प्रोफेसर पालेकर जी देंगे और ना हमारे प्रोफेसर पाटिल देंगे। हमने ना बेटा रे, हम कुछ उत्तर देंगे, एक मेरा काम ही है, जो बार 3 सूत्रों से खबर आई है, एक सूत्र चल के आया, दूसरे सूत्र ने वहां बुलाया, तीसरा सूत्र की माई को जाना है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और ये जो हमारा प्री डिनर सेशन है उसको कंक्लूड भी करना है। पोस्ट डिनर में आप ये हम साथ में मीरा कुश्ती के लिए हम तैयार हैं। यस यस। तो योगेंद्र भैया सिर्फ प्रश्न, ब्रिगेडियर साहब सिर्फ प्रश्न, राकेश जी प्रश्न, उत्तर को उत्तर देने वाले अपने उत्साह को थोड़ा सा रोक के रखेंगे। धन्यवाद। आइए इसके पश्चात माइक पहले, हाँ आप भी कहीं बाहर थे, आउट ऑफ टीम थे। फिर प्रश्न आज तो पाटिल जी से भी सुना, बहुत अच्छा उन्होंने कहा। हमारे तो काफी दिन के नजदीक की बातें कही थी। इंसान जब तक मानव नहीं बनेगा, इंसान में परिवर्तन नहीं आएगा, किसी भी चीज में किसी परिवर्तन नहीं करना बेमानी है, और वो हम भी यही मानते हैं, हमने चर्चा की। दूसरा, गुरु जी का लेक्चर बहुत दिनों बाद सुना है। वो लेक्चर था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर की कैपेसिटी 4-5 हजार की है, वो उनका चल रहा था। अब बेसिक सवाल यही पे आ रहा है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, बड़ी शिद्दत से इसको बनाया गया था। शायद उस समय में इसकी जरूरत महसूस की हुई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बनाए गए, जिनको कोई प्रदेश नहीं देख पाता उनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट देखते हैं, तो हमारे 4-5 सेंट्रल इंस्टीट्यूट। काउंसिल भी बनाएगी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कि अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी से रिसर्च में कमी रह जाए या राष्ट्रीय स्तर पर कोई रिसर्च ना हो पाए, वो हर क्षेत्र में रीजन में बनाए गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का देखा जाए सरकार का, तो वो कृषि का है। और अगर दूसरों को भी देखें, जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में था, तो हमारा भी काफी प्रोग्राम्स जो है वो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बायो एनर्जी का था, बायो एनर्जी मिशन का था, हमारे इथेनॉल का था, अब हाइड्रोजन का आ रहा है। तो हम कृषि के साथ मिलकर करते हैं, और इन मंत्रालयों के पास नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम कृषि मंत्रालय के माध्यम से ही उसको लागू करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि 2 धाराएं खड़ी हो गई। एक धारा वो जो विकास की होती आई है, हम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले भी थी। तो एक तो हम ये कहें कि हमारे से पहले जो भी आए उनके पास ज्ञान नहीं था, फिर हम हमारी जनरेशन ज्ञान में भी पैदा हुई है, इस तरफ सोचे। या जैसी उस टाइम समझ थी उन्होंने कर लिया, अब हमारी जैसी समझ बनी है तो हम कर रहे। अब अगर इसको सोचेंगे तो पालेकर साहब से तो मेरा यही है कि अगर तो कृषि विश्वविद्यालयों ने गलत किया, तो इनको सारों को जो है किसी ना किसी क्रिमिनल उसके अंदर बंद कर देना चाहिए, सारे वैज्ञानिकों को, सारे विश्वविद्यालयों को, अगर ये गलत किया इन्होंने। केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इतने अवार्ड लिए लोगों ने, इतना पैसा देश का लगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने को बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी 6 साल तक आप पर कार्रवाई हो सकती है। आप इनवाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि अगर इन्होंने गलत किया और हम उनसे संतुष्ट नहीं है और इसमें हम
हमारे सारे सदस्यों की हामी है, तो हम इस बात को उठाए कि इसमें पुनर्विचार होना जरूरी है। किसानों को जो पैसा मिल रहा है उससे कई 100 गुना पैसा हमारे इन विश्वविद्यालयों पे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मिनिस्ट्री में। पहली चीज। दूसरी चीज सरकार की, पालेकर जी ने कहा कि भी सरकार से कोई परिवर्तन नहीं आता। सरकार बीच बीच में बहुत सारी बनी है, आजादी से पहले, आजादी के बाद। अगर सरकार से परिवर्तन नहीं आता तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? क्यों ना हम गवर्नमेंट नाम की चीज को रिजेक्ट करते हैं? व्हाट फॉर वी नीड गवर्नमेंट? किसान के लिए नहीं, एम्प्लॉय के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल भी देख लिया, इकलौता पड़ गया ये देश, तो सरकार किस लिए चाहिए? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। दूसरा सवाल। तीसरी मेरी बात है कि व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की इसलिए बात आई थी कि कई बार चर्चा हुई, हमने काफी साथियों का समर्थन भी किया, कुछ अच्छे लोग भी आए, बीच में हमारा शिष्य अरविंद भी आया, वो भी कुछ करके गया थोड़ा बहुत, वो भी चर्चा में है। तो कहीं ये बात आई कि व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगा, कोई इंसान सत्ता में जाके भी कुछ नहीं कर सकता। तो व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, तो सरकार भी जरूरी है, क्योंकि सरकार तो आएगी। सरकार के तरीके गलत हैं या सरकार बनाना ही गलत है? क्यों ना हम गांव स्तर की सरकार रखें, राष्ट्रीय स्तर की चाहिए किस लिए? एक कमेटी बनाते हैं जनता, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखेगी कमेटी, हम नुमाइंदे भेज रहे हैं, ये उसको देखेगी, उसको देखेगी, 2-4 चीजों को जांचेगी, देश का प्रतिनिधित्व वहां भेज दे। खेलों में भी तो भेजते हैं। ये विचार करने की बात है, या तो हम इसको माने या हम इसको रिजेक्ट करें। या तो हम ये माने कि सरकार की जरूरत है, इसमें कुछ परिवर्तन करके हम अच्छा कर सकते हैं, तो हम सरकार का समर्थन करें। अगर हम यही कहते हैं कि सरकार का कोई भी फायदा नहीं है, व्यवस्था में सब कुछ करना है, तो सरकार को छोड़ो, फिर व्यवस्था पे काम करते हैं। तो पुनर्निर्माण की जो ये बात 1 महीने से चर्चा हो रही थी, इसमें यही विषय आ रहे थे कि सरकार बदलने से चीजें नहीं बदल पा रही, व्यवस्थाएं वही है। वो लोग इनको चंदा दे रहे थे, आप आ गए तो आपसे हाजिरी लगाना शुरू कर दिया, उनको शुरू कर। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आज की सरकार खराब है या पुरानी सरकारों ने बहुत गलत किया, क्योंकि हमारे पास उनके बहुत सारे प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमने सरकार चलाई हो जो हम कहे कि हमने अच्छा किया था, देखो हमसे गलत किया इन्होंने। तो मतलब सोचने वाली बात ये है कि ये चीजें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। व्यवस्था गलत है तो वी विल हैव टू रिजेक्ट इट। क्या ये कहो कि नहीं काफी कुछ ठीक है व्यवस्था में, ये कुछ चीजें गलत है जिनसे हम लोग अपना वो करें, और क्यों ना हम इस बात को खुल के कहें। अब यहाँ पे सारे निर्माण प्राप्त है, इधर कुछ नथिंग टू लूज, 60+ इस साल का क्या इंक्वायरी हो गया। तो मतलब हम अब ऐसी स्थिति में है कि हम बोले ना, कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो बोले तो सही कि आज हमारा हम यहाँ पे ये नवनिर्माण नहीं, हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं। नवनिर्माण का तो मतलब जो है उसी को और थोड़ा रिनोवेट करना है। पुनर्निर्माण का मतलब नए सिरे से हम सारा उसको मूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था कैसी हो, हमारी कोऑपरेटिव व्यवस्था हो, इसमें कोई इंडस्ट्री होगा, जो भी इंडस्ट्री होगी वो कोऑपरेटिव हो। एग्रीकल्चर कैसे होगी, कोऑपरेटिव। इसमें सहभागिता से चले, जो भी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे खेती हो, चाहे हमारी सरकार चलाए, हम अपनी इकोनॉमी जो भी है करें, सब लोग मिलकर करें, लोगों की भागीदारी, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए। यही तो हमारी समस्या है देश में। चौथी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, देश गरीब आए थे, अभी सरकार के आंकड़े देख, इन आंकड़ों में हमारे तो समझ में आया नहीं, लेकिन एक चीज समझ में आई, चौथी अर्थव्यवस्था है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को गेहूं दे रहे हो खाने के लिए। और मतलब सवाल ये है ललित, तेरे मसाला प्रोसेसिंग में इंक्लूडिंग है मेरा कहने का भाव ये है कि हम किसी को ब्लेम ना करें, लेकिन एक चीज का हमने जरूर ले कि सरकारें इसको करने में सक्षम है कि नहीं है, हो रही हो
ये रही हो या हम नहीं बनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यवस्था से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वी रिजेक्ट इट एंड वर्क ऑन ए अल्टरनेटिव सिस्टम, जिसमें हम जितना हमारे पास कैपेसिटी है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें हम डालें। गांधी जी के तो हर चीज में देखोगे तो हर चीज पे काम किया उन्होंने, काम ही किया उन्होंने, उसी के प्रयोग पर उनकी जिंदगी के प्रयोग था। अगर जैसे मेरा सवाल सीधा यही था कि अगर सरकार ठीक नहीं करे तो सरकार को रिजेक्ट करें, व्यवस्था ठीक नहीं है तो व्यवस्था को बिल्कुल रिजेक्ट करें, और नई व्यवस्था पे हम मंथन करें। सही बात कहने की पहली हिम्मत। चीज। दूसरी चीज, अगर ये कृषि विश्वविद्यालयों ने अच्छा काम नहीं किया तो यहाँ से एक प्रस्ताव जाना चाहिए कि सरकार का, देश का टैक्स पेयर का पैसा क्यों खराब कर रहे हो, हम अल्टरनेटिव मॉडल क्रिएट करके दे रहे हैं, आप इसको लागू करिए। ऐसा मेरा विचार था, बाकी गुरुजी बताएंगे जैसा कहेंगे। धन्यवाद। सर 1 मिनट निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम प्रबंधन की दृष्टि से हम उत्तरों को रोक के रखेंगे। हाँ जी, चिंता मत करो, गंभीर विषय खाना नहीं भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इतना कैसा मूड है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा विषय निकाला। आप निरुक्त वैज्ञानिक हो, आपको मालूम है कि ये व्यवस्था कैसी चलती है। सरकार सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं होती, मेरा वाक्य। मेरा वाक्य ये नहीं कि सरकार नहीं है, ये ख्याल में रखें। आपने गलत इसका अर्थ दिया। सरकार के बिना देश नहीं चल सकता, ये वास्तविक सत्य। लेकिन सत्ता परिवर्तन का साधन सत्ता नहीं होती। मैंने व्यवस्था परिवर्तन, मैंने 2 उदाहरण दिए, गौतम बुद्ध का दिया। कार्ल मार्क्स क्या बोलता है? कार्ल मार्क्स ने 2 बातें कही। उसने स्वामित्व अधिकार को नकार दिया, जो मूलतः संपत्ति निर्मिति में पहला शक्ति है। ये बातें समझ, स्वामित्व अधिकार जो ईश्वर देय है वो संपत्ति निर्मिति में मुख्य स्रोत है, प्रेरणा स्रोत है। छोटा बच्चा है, उसके हाथ में आप खिलौना दे दो, उसको खिलौना वापस मांगो, क्या बोलता है? मैं नहीं दूंगा। इतना पकड़ कर रखता है, रोता है, लेकिन देता नहीं। इसी बात है, क्यों? मेरा है। ये छोटा अबोध बच्चा बोलते मेरा है, स्वामित्व अधिकार। कार्ल मार्क्स ने उसको नकार दिया और बोलता है संपत्ति तेरी भी नहीं और मेरी भी नहीं, राष्ट्र की संपत्ति, सब मिलकर बांटकर खाएंगे। कार्ल मार्क्स के प्रयोग रशिया में हुए, विफल हुए, रोमानिया में हुए, चेकोस्लोवाकिया में हुए और चीन में हुए, विफल बन गए। आज मार्क्सवाद मौलिक रूप में दुनिया में कहीं भी उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रेरणा है, स्वामी तो उसको नकार रहा है। और दूसरी बात वो विविधता को नकारता है, विविधता को नकारता है। कैसे हो सकता है एक ही कपड़े सब पहने? कैसे हो सकता है एक ही खाद्य सब खाए? कैसे हो सकता है? जब आप कमाने के लिए जाते हो तो प्रेरणा होती है कि मैं कमाऊं, लेकिन अगर आप 1 एकड़ में 10 क्विंटल उगा दो, 20 क्विंटल उगा दो, तो घर का परिवार को 3 क्विंटल खाता है। 17 क्विंटल किसके लिए है? समाज के लिए। समझते ना? अरे वो विश्वस्त है, ट्रस्टी है 17 क्विंटल का, लेकिन अधिकार किसका है? समाज का है। समाज खा रहा है ना। कार्ल मार्क्स और गांधी जी में जो स्ट्रगल चल रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार की आवश्यकता नहीं है। कहा क्या? नहीं कहा। सरकार चाहिए, सरकार के बिना देश नहीं चल सकता। लेकिन यह भी कहूंगा
कि जब जनता पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण जी ने जनता पार्टी को अनुमोदित किया। इसलिए किया कि गांधीवाद को जो विचार है जनता पार्टी आगे ले जाएगी, लेकिन जनता पार्टी ने पूंजीवाद को आगे लिया। ये बात है। जेपी साहब ने क्यों निर्णय लिया? ये ऐतिहासिक गलत निर्णय था, ऐतिहासिक। उनको मालूम था सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं होता व्यवस्था बदलने का, लेकिन उन्होंने वो प्रयास किया और जनता पार्टी ने सब ध्वस्त कर दिया। गांधी जी की समय भी यही हुआ, गौतम बुद्ध के समय यही हुआ, गांधी के साथ यही हुआ, ये निरंतर चल रहा है। एक बात कहूंगा, 2013 में जो सांसदीय चुनाव हुए, उसमें सभा में, जाहिर सभा में तत्कालीन पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव सभा में किया था, एक वचन दिया था जनता को कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आएगी तो हम किसानों की आय दुगुनी। 5 साल हुए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक भी उनको कोई मेथोडोलॉजी, कोई टेक्निक नहीं दिया जो किसानों की आय दुगुनी करेगी। अब दूसरे चुनाव हो गया 19 का, चिंता में पड़े, अब क्या करें? तो डॉक्टर राजीव कुमार जी वह जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने बताया कि चलो ढूंढो, ये आईसीआर का हमें नहीं देगा टेक्नोलॉजी, इनके पास कुछ भी नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव ढूंढो। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष तत्कालीन डॉक्टर राजीव कुमार जी ने एक टीम बनाई, पूरे देश में खोज की, पूरे देश में कौन सी टेक्नोलॉजी है किसानों की आय दोगुनी करेगी। उनको मालूम पड़ा ये रासायनिक कृषि तो सब बर्बादी का साधन है, तो हो ही नहीं। घाटे में, कर्जे में डूबा है, हर किसान कर्जे में डूबा है, हर किसान क्यों कर्जा हो रहा है? अरे मुनाफा है तो कर्जा क्यों हो रहा है, मुझे पता है। तो कर्जे में जनता है, कर्जे क्यों होते हैं? पिछली बार जब उनको मालूम पड़ा कि जैविक खेती भी दुगुनी आय देने वाली नहीं है, गोवाले खेती भी दुनिया जितने भी खेती प्रकार है दुगुनी आय देने वाली नहीं, केवल एक ही खेती है सुभाष पालेकर जी का दुगुनी आय दी। तो तत्कालीन राजीव कुमार जी ने तुरंत मुझे फोन किया कि सर हमें एक मीटिंग लेना है, एक दिन की, हम निष्कर्ष पर पहुंच गए भारत सरकार की आपके बिना ये नहीं हो सकता, एक तारीख दीजिए। वहां एक दिन का पूरा चर्चा सत्र होगा, हो गया नीति आयोग के चैम्बर में। पूरे देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री थे, नीति आयोग के सारे सलाहकार थे, उच्च अधिकारी थे, केंद्रीय सरकार के उच्च अधिकारी थे, और आईसीआर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन प्रसाद थे, उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, ये आप सबको मालूम है। और 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और हर राज्य का कृषि सचिव था, यानी एग्री सेक्रेटरी और कमिश्नर था। और वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई थी जो इसको सुनना चाहती, पूरे दिन बैठ चली, पूरे दिन। वहां ऑर्गेनिक वाले के जो प्रचारक है उनकी भी टीम थी, और गोवा कृषि वाले की टीम थी, सब थी। जब इन्होंने पूछा आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, एक भी नहीं बोल सका हमारा। डॉक्टर महापोता ने कबूल किया ना सर हमारे पास टेक्नोलॉजी। आखिर में ये डिक्लेयर कर दिया ओपन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अब इसके बाद भारत सरकार केवल सुभाष पालेकर जी की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, और ये नीति बन गई। क्यों ऐसा तो क्या हो गया, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, करोड़ों रुपए आपको फंड्स मिलते हैं, आपको सैलरी मिलता है, इतनी सारी सिस्टम है, आधुनिक आपके पास प्रयोगशाला सब कुछ है, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? भारत सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आपको पूछने दीजिए क्यों नहीं दिया आपने आप तक? ये दायित्व आपका था। मेरा आक्षेप वहां है, मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आसन के खिलाफ नहीं हूँ, आक्षेप है मैं जो कमाता हूँ उसका डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट देता हूँ, वो टैक्स से आपका तनख्वाह मिलता है, आपका ये दायित्व आपका है कि हमारे पास जो चाहिए आपको देना, वो नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे आक्षेप आज भी समय नहीं गया। अब यदि आईसीआर कर सकता है
अल्टर टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, मेरे से अच्छी टेक्नोलॉजी है तो मैं उसका 50 दूंगा, मेरा काम करूँ, क्या है होगा नहीं होगा। इसलिए मैं किसान हूँ, किसान का दर्द मैं जानता हूँ। इसलिए ये 2 दिन में मुझे लगता है कि ये मुद्रास्फीति और ये सारे टेक्निकल बातें जरा हवा में उड़ रही है, इसके बिना आप थोड़ा नीचे बैठ कर ही काम करेंगे, जो असली है उस पर देखिए सभी लोग संचालन नहीं कर सकते हैं, एक जिसको यदि ज्यादा इच्छा है तो यहाँ तो कोई साथी प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी उसको ना रोके। यहाँ पे जो भी संचालन समिति बैठी है उसको थोड़ा निर्णय लेना है। आपको संचालन समिति में यदि आना है तो वो भी डेमोक्रेटिक तरीका है, रात के 11-12 बजे तक चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है किसी का। धन्यवाद। मेरा एक तो अनुरोध सभी से ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कोई विवाद ना समझा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ा ये और मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां सारे योगाचार्य हों और वो बताएं कि पैरों से हाथों से चलना बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे लाभ हैं, कल से आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो आने लगेगा और आप तेज भी चलेंगे, तो समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो बट नेचुरल लगे कुछ क्वेश्चन दिमाग पाएंगे, साहब ऐसा कैसे हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा भूमिका न बनाती, बस छोटा सा क्वेश्चन है कि जब भारत सरकार की हाईएस्ट एपेक्स बॉडी ने आपकी पॉलिसी को स्वीकार कर लिया तो फर्टिलाइजर की कंपनी बंद क्यों नहीं कर दी गई जिन पे 14 लाख करोड़ हर साल की सब्सिडी जा रही है। अभी अभी दादा सुभाष पालेकर भारत सरकार नहीं है, एक किसान है। ये निर्णय लेने का अधिकार भारत सरकार का है, सुभाष पालेकर का नहीं। ये सवाल आपको गलत आदमी से भारत सरकार को पूछिए। धन्यवाद। मोमेंद्र जी उत्तर प्रदेश में कृषि अधिकारी रह चुके हैं और काफी कुछ पदों पे उन्होंने को सुशोभित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि अधिकारी और कृषि के सुपर एक्सपर्ट यदि भिड़ जाए तो ये समाज का भलाई होगा, कुछ अच्छी चीज। धन्यवाद। सॉरी, एक माइक का ऐसा रह सकता है सत्य भारत जी जो कि साथियों के पास जा सके, क्योंकि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। 3 साथी एक बार बोले बहुत अलग है, लेकिन अच्छा कॉर्डलेस माइक यदि कोई हो तो बड़ी कृपा होगी। कल था, आज की सोच किया। अच्छा ठीक है, ये मेरी तो सफलता इसमें है, आयोजकों की सफलता इसमें है कि मामला करवा रहा है। बोल रहे हैं बादशाह पाटिल जी। मत कहिए इसको, जो है अपने अपनी यात्रा जो है ठीक स्पष्ट होना चाहिए। सर मैं नाम और दिल्ली के सराउंडिंग में 10 जिलों में 1-1 एकड़ जमीन दिलवाता हूँ और पालेकर जी का हर महीने आने जाने का किराया बेयर करूंगा सर, रहने ठहरने का। आप ये मॉडल प्लीज हमारे वहाँ आसपास बता दें तो फिर इसको 100 गुना बढ़ा देंगे। आप एक जगह I'll take the challenge and do it. Can you provide the family TV? I'll do it. It's open challenge to you. I'll do it. क्या? जो आपने बोला ना मैं करके दिखाऊंगा। अभी पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में एक एकड़ में चने का उत्पादन हुआ 3 कुंटल 3.5 कुंटल, सारे रासायनिक खाद थे। मैंने इनकी पद्धति से तीसरा वर्ष है 6 कुंटल से 7 कुंटल चना मैंने उत्पादन, और एक किसान ने कम से कम 50 किसान देखने आए आसपास के। ये कौन सी पद्धति है? और ये पद्धति माननीय सुभाष पालेकर जी की पद्धति। देखिए मैंने सबसे पहली लाइन जो बोली थी माइक पकड़ के, वो ये कहा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किसी तरह का विवाद नहीं। आप या तो मेरा गला रोकना चाहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज ऐसे नहीं, आप ऐसा
मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आप ये कहते हैं कि हाथों से चलने से बहुत सारे लाभ होंगे, तो मैं विरोध करूंगा। ठीक है, मेरी सारी एजुकेशन है, मेरा सारा कैरियर है, देखा है पालेकर जी को नाम से मैं बहुत पहले से परिचित हूँ, आज पहली बार आपने समझ। मैंने तो छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट की थी जिसपे इतनी शार्प रिएक्शन की आवश्यकता नहीं थी कि सर आप यही कर रहे हैं, प्लीज मेरे यहाँ भी आए कर दीजिए। आप एक का करेंगे तो 100 का कर दूंगा, मेरा तो काम ही मेरा आवश्यकता है उनका बोलने का थोड़ा मैं अगर मुझे बोलने अब मुझे बोल रहे सर मैं challenging a person, see, you might not have experience. रात में किताब पढ़ता आ रहा हूँ, मेरे बैग में भी अपना स्थान ग्रहण करो। धन्यवाद। मैं तो सामने आगे बढ़ू बुला, मैं सामने कमरे में से बैग निकाल कर आपको किताब का वो पेज दिखा दूँ। 7 पेज लेके ट्रेन में किताब पढ़ता आ रहा था, आचार्य श्री राम शर्मा जी की किताब है। तो उसमें एक जगह प्रसंग आया कि भाई ये सब दुनिया के पदार्थ आपस में इंटरचेंजेबल है और इतना बड़ी बात नहीं है कि आप लोहे को सोना बना दें। आयरन में 36 एटम होता है और सोने में 69 होता है। आप एटम के उसको अगर चेंज कर देंगे तो ठीक है साहब, वो सोना बन जाएगा, एटम उतना ही रहता है। बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया है। या लाइक वाइज है, हाँ, अब मतलब एक पॉसिबिलिटी है, तो उसमें तो बहुत सारी है कि उड़ा कैसे जा सकता है, पानी पर दौड़ा कैसे जा सकता है। तो एक कल्पना से जो अगला स्टेप है प्रैक्टिकल होने का, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप है। हम मुझे 88 में कहा है वो महेंद्र द्विवेदी, 88 के समय नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी में बिल्कुल क्वाइट यंग 24 साल का आदमी था और जॉब लगी, टीकमगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी, बढ़िया से बढ़िया। और मेरी कंपनी ने मुझको जिम्मेदारी दी कि किसानों को फर्टिलाइजर यूज कराना सिखाना। किसान डालता नहीं था और मेरी ड्यूटी थी कि साहब वो डाले। मैं किसान के पास जाऊं तो कहे नहीं साहब इतने पैसे की खाएगा, हमारी तो ठीक हो। तो मुझे अपना नौकरी में उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अच्छा आधा खेत तुम जैसा करते हो वैसे ही करो और आधा खेत में हमारा डाल लेना भाई, हम और बिना पैसे का देंगे। मैंने बिना पैसे का, यूरिया की कॉस्ट कंपनी ने बियर की है, मैंने उसको फर्टिलाइजर दिया है और उसने जब डाल के देखा, उसको दिखाया और आसपास के 50-100 किसानों को रेगुलर वहां जाना होता था 10-10 दिन में, उनको दिखाया। यानी कि मैं कहना चाह रहा था बड़ा ग्रेजुअली उसको फर्टिलाइजर यूज करना सिखाया गया, एक छोटा सा। दूसरा मैं आपको अपनी बात बताऊंगा कि जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में गया तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने पूछा कि भारत की कृषि पिछड़ी क्यों है। ये क्वेश्चन 15 नंबर का इंटरमीडिएट में भी तैयार करते थे बच्चे के रूप में। भारत की कृषि के पिछड़े होने के कारण बीज का प्रयोग नहीं करता है और पानी नहीं है, खाद नहीं है, इस तरह के लिख करके और पूरे नंबर। इंटर जब ग्रेजुएशन में ये बात ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखते जा रहे थे, हम बच्चे की तरह बताते जा रहे थे, तो फिर एक उसमें पॉइंट होता था कि भारत का किसान दकियानुस। तो बच्चे थे, बच्चे की तरह पिछली क्लास में याद करके आए थे, अगली क्लास में फिर बैठ के किसी बच्चे ने कह दिया भारत का किसान दकियानुस। तो वो टीचर थे, वो लिखते जा रहे थे ब्लैक बोर्ड पे एक पॉइंट, जो बच्चा बोलता था वही लिखते थे, अच्छा ये है, अच्छा ये है। उन्होंने लिख दिया भारत का किसान दकियानुस, पहले लिख दिया, फिर बोले नहीं इसको मिटा दो, ये पॉइंट हटा दो। अब पुरानी पढ़ी हुई किताब में ये पॉइंट था, टीचर बोले नहीं भारत का किसान अब दकियानुस नहीं। आप अच्छी वैरायटी का इंप्रूव बीज आज बाजार में रखिए, आज कहिए कि एक बीज आ गया है और देखिए किसान लेते हैं। तो मैं उस बात को तुरंत यहाँ ला रहा हूँ, उसको लंबी नहीं ले जा रहा हूँ। भारत का किसान आज इतना अवेयर है, इतना एडवांस है कि आपके पास कोई भी बीज है, कोई भी दवा है, कोई जादू पुड़िया है, आप थोड़ा सा बताइए सर, आपके पास पूरी नहीं होगी कि इतने लोग टूट पड़ेंगे कि हमें दे दीजिए वो क्या चीज है जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमारा प्रोडक्शन। तो मैंने केवल इस बात से वो बात कही, आपने अनुभव चाह क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा हो जाए, अभी थोड़ा सा समय देंगे और चीजें हम कल आपसे सुनते हैं इस विषय में आगे और व्यक्ति बात कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अगर व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा कल हम इस चर्चा पे चलाएंगे। संजय जी तो मेरा वो है कि इसका ना मॉडल पिछले 3 मीटिंग का भी हमारा अनुभव ये है।
इसी के गंभीर है, इसके समय में नहीं बात रहा हूँ भाई। और यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि चर्चा होने दो, तो होने दे रहा हूँ। कृपया ऑर्गेनिक चर्चा होने दीजिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर उसके बाद करते हैं। हेलो, ये वेबिनार से राजीव कुमार बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? अप्रैल के महीने में मैंने अपना गेहूं का खेत गाजियाबाद में मेरे पास जमीन है और गेहूं काट लिया है, और इसके बाद मुझे प्रैक्टिस पर आना है। सुभाष जी, अप्रैल का महीना मेरा गेहूं कट चुका है, खेत खाली हो गया, मैं आपका पैकेज पे जाना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि उसमें वेजिटेबल्स का जो भी प्रोड्यूस है उसका खेत का, वो आप उसमें डालिए। अब मेरे लिए क्वेश्चन है, जितनी कीमत का गेहूं हुआ है लगभग लगभग भूसे की कीमत भी वही है, तो मैं भूसा तो डालूंगा नहीं उसमें। मुझे एक मिनट, थोड़ा सा विस्तार की दृष्टि से कृषि का अलग सत्र प्लान है, उस पर चर्चा और खुलेगी, अलग अलग सब सत्र हैं। थोड़ा सा अभी यहाँ पे विराम लेते ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दादा, आप आए हैं और आपने अच्छे प्रश्न किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो हमारे साथी सुनील जी जो आए हुए हैं, तो 1 मिनट शिंदे साहब कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट मांग रहे हैं, अवश्य मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी यही कहते हैं। और एक सत्र कल टेक्निकल विषय रियल डेमोक्रेसी पे जाएगा। पहली बार अभी पिछले 2 घंटे से ऐसा लग रहा है कि किसी चीज पर मंथन हो रहा है। चिल्लापुर से घबराइए नहीं, लेकिन बात तर्कपूर्ण होगी, तर्कपूर्ण होनी चाहिए। अब मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण 1 मिनट का है, और उसके बाद रासायनिक खेती की अधिकारियों की जिम्मेदारी। एक तो मेरे घर के सामने मेरे मित्र हैं, उनके अंकल कृषि महाविद्यालय उज्जैन से रिटायर्ड हुए, और हम मेरे खेत पे पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले थे, और मैंने कहा कि भिंडी बिना कीटनाशक के मैंने भिंडी उगाई है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और मैं एक शब्द में फालतू भी बोला, आप उसको गौर से सुनिए। उन्होंने उसका मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा 2 घंटे के बाद मैं कहता जाएगा, आप अपने आंखों से देख। और जैसे भी अधिकारी वर्ग की एक आदत होती है, रस्ते भर बहस चर्चा और अपने ही ज्ञान को श्रेष्ठ बताना। एक पर हम पहुंचे, वो दूसरी बातों को छोड़ के सीधे वो भिंडियों के खेत में जो छोटा सा हमने भिंडी डाल रखी थी, वहां गए, वो आगे पीछे से देखा, हाथ से ऐसे लगा के जाने तक कुछ होगा, मेरे आसपास में तो कीटनाशक की गंध नहीं आ रही है। उन्होंने आसपास के खेत वालों को बुला के कहा कि ये ऐसा बिल्कुल ठीक है, और देखा कि यहाँ पर नौकर से पूछा, हमने कहा तो चेक छुड़वा दो, और कीटनाशक को बोलते तो उससे बना था बस। और आखिर की जो लाइन थी आधे घंटे के बहस के बाद, उस कृषि महाविद्यालय के प्रचार में बोला, मैं आपको कन्फर्म करा दूंगा, क्या मैंने जीवन भर गलत पढ़ा, वो लोगों पे गलत पढ़ा। तो और जिस किसी ने आज की तारीख में यहाँ पर प्रश्न आया है, सरकार की बात की है, सरकार की आवश्यकता है नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की अलग बात है, लेकिन ये बात सच है कि कीटनाशक, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक से जो जमीन की स्थिति बनी पिछले 40 साल से 50 साल से, क्या वो प्रमाण नहीं अपने आप में कि ये खेती पर हानिकारक है? आज लोगों को मूल के बढ़ाने तक पहुंचा दिया, इसके बाद भी प्रमाण चाहिए हमें, इसमें भी बहस होगी। सीधी सी बात है, विश्वास पालकर पद्धति उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक तरीके से, और नीति आयोग के सारे वैज्ञानिकों ने 2 साल तक पकड़ दिया उन्होंने, ये हमें जानकारी है। और उसके बाद फिर भारत सरकार को ऐसी किसी बात को मानेगी, हमने कुछ गलती हमसे हुई है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। बात ये नहीं कि हमारे योगी यादव जी भी बड़े राधे श्याम जी हैं, तो ये अपने अपने सेवाएं दे के आई, बात उनकी नहीं है। जो सिस्टम हम पे लादा गया था, उस सिस्टम के अंतर्गत हम मैं भी था, मैंने भी पहले अपने पिताजी को जब रोका तो पिताजी नाराज हो, लेकिन ये बात है कि यूरिया 1971 के पहले भारत पर नहीं था। आदरणीय ने बताया ना कि हमने वो जो पीओ जनसंपर्क अधिकारी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने आके ये कहा कि भैया थोड़ा सा डाल लो, ऊपर से सरकार को निर्देश है कि आपको डलवाना पड़ेगा। सरकार ने षड्यंत्र करके देश में मारा। गाड़ी मार तो बड़ी गई सत्र की सफलता इसमें है कि बहुत अच्छी। दादा प्लीज, दादा हेलो,
की सफलता में है कि बहुत गहमा गहमी हुई, अच्छी बात है। मैंने जानबूझ के कहा कि तर्क वितर्क ये हो रहा है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी चीज, वेरी पॉजिटिव थिंग। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे बार बार इधर से इशारा आ रहा है क्योंकि माँ की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो हम कल, अच्छा मैं सॉरी भूल गया था, डिनर के बाद में भी हमें लेना है। डिनर के बाद जैसे डिनर होगा करीब 40-45 मिनट बाद हम यहाँ पे फिर से आएंगे और फिर से जोश के साथ अपनी बात करेंगे। धन्यवाद। तो अभी माइक से निवेदन करूंगा, अभी तक जो आपने देखा है जिस तरह से सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से भी विषय इवॉल्व हो रहा है, सवेरे कुछ और गति थी परिचय में। भैया एक्सक्यूज मी, नेहर जी प्लीज बी ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर सर, थैंक यू जी। तो ये निवेदन है कि सवेरे प्रोग्रेस रखा था, कैसे प्रोग्रेशन हुआ है, परिचय सत्र में विषय खोले कि आप सभी ने, मेरे साथियों ने, अभिन्न बोल रहा हूँ, ये टीम फॉर्मेशन जारी है। टीम फॉर्मेशन पे आपके सामने कुछ प्रस्ताव आएंगे, ऐसे नहीं कि सुना बोला चले गए और अच्छा बात की ताली बजी, नो, टीम फॉर्मेशन होना है, 4th डे तक टीम फॉर्मेशन होना है। और टीम फॉर्मेशन में इसमें भी चॉइस है, मेरे पास चॉइस है टीम में रहूं या ना रहूं, तो क्या सबके पास चॉइस है, तो उसको हम खुल के सामने आएंगे, वहां उस प्रोसेस तक लेके जाना है, टास्क का आवंटन करना है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है, क्या भारत पुनर्निर्माण विश्व पुनर्निर्माण के लिए वहां तक की सोचे, वो एजेंडा जो ड्राफ्ट एजेंडा आपके साथ शेयर किया गया था वहीं तक, उसमें लगातार कुछ मॉडिफिकेशन है वो आपके सामने लाए जा रहे हैं। थैंक यू। अभी सवेरे से जो कंटेंट फ्लो हुआ है उसमें विभिन्न सब्जेक्ट से खुलने के पश्चात में हमारे 3 सम्मानीय साथियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से बात को रखा कि कहाँ पे भारत और विश्व पुनर्निर्माण में गैप्स निकल के आ रहे हैं, सीरियस गैप्स निकल के आ रहे हैं। माननीय पालेकर साहब ने स्वयं के वक्तव्य के पश्चात 3-4 बार इंटरवेंशन में, आदरणीय सरदार पाटिल जी ने, सत्यपाल भारत जी ने, अब वक्त है कि हम फाइनल गाइडेंस के लिए माइक की तरफ जाए। सूर्य भैया, वक्त है कि फाइनल गाइडेंस के लिए एट द एंड ऑफ द डे, ऑफ कोर्स डिनर के बाद हम मिल रहे हैं पर माइक के स्वास्थ्य को अलाउ नहीं करेगा डिनर के बाद आए, तो इस सत्र की समाप्ति पे फाइनल गाइडेंस के लिए क्या हम माइक के पास जाएं? माता किसी साथी को लास्ट में बोलने को ना मिले 4 दिन तो मुझे माफ कर देना अभी से। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत जीवंत चर्चाएं हुई। 5 पॉइंट्स पर इन चर्चाओं में कमी रह गई, उसके बारे में कहना चाहती। एक तो डिवैल्यूएशन जो हो रहा है इंडियन करेंसी का, उसके कारण हमारी पूरी पॉलिसियों में, इंटरनेशनल ट्रेड में हम घाटे में जाते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब 1 रुपये का 1 डॉलर था। 56 में $1 का 6 रुपया हो गया। आज $1 का 80 रुपया या 90 रुपया हो रहा है। मतलब कि उदाहरण आपको देती हूँ कि मेरे पास कॉफी है और आप अमेरिकन हो, आपके पास टाइपराइटर है। पुराने जमाने की बात है, 1 से 6 तक गया तब तक की बात है। तो जब 1 to 1 था तब 1 बैरल कॉफी के बदले मुझे एक टाइपराइटर मिलता था। जब 1 to 6 हो गया तो 6 बैरल कॉफी के बदले मुझे एक टाइपराइटर मिलता है। जबकि टाइपराइटर मेरे देश में तैयार होने लगे हैं और उनका डिमांड अभी इतना नहीं रहा है। डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमी में टाइपराइटर नीचे गया है, कॉफी का डिमांड बढ़ा है। इन स्पाइट ऑफ इट, मेरे कॉफी को देने के लिए मेरे को टाइपराइटर लेने के लिए मुझे कॉफी 80 गुना देनी पड़ी। अब जब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स रोम में, क्लब ऑफ रोम में इकट्ठा हुए थे, तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अगर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बड़े, एक ज्योग्राफिस्ट ने भी कहा और इकोनॉमिस्ट ने भी कहा, उनका नाम मैं भूल रही हूँ अभी, पर उन्होंने कहा कि
80 गुना कॉफी बैरल धना है, यानी 80 गुना मजदूरी, 80 गुना जमीन और 80 गुना प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, ये हिंदुस्तान को बिना कारण ये बैलेंस ऑफ एक्सचेंज के कारण गंवाने पड़ते हैं। और वो एक विषय में नहीं, हर एक $1 के बदले में 80 रुपया, कितना गुना हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, कितना गुना। एक एग्जांपल देती हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपने यहाँ बनी, एक कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आया और उसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया अमेरिका के ट्रेडर्स के साथ कि उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन कमीशन के चेयरमैन आकर के नागपुर में उनको आदर किया। तो हमने पूछा कि भाई इसने क्या इतना बेचा था, तो उन्होंने कहा कि फर्नीचर। अब मुझे सचमुच में पेट हो जाते उस दिन, इतने करोड़ रुपए का फर्नीचर अमेरिका में क्या नहीं है क्या वृक्ष वनस्पति, पर यहाँ लेबर सस्ती है और यहाँ जंगल काटने के लिए उन्होंने मशीन दे दिए हैं। शुमाकर ने खुद ने एक पिक्चर बनवाया था कि कैसे हिंदुस्तान के जंगलों को काटा जाता है। एक आदिवासी अगर जंगल में रहता है तो उसको 150 रुपये का एक बाम्बू मिलता है, और ग्वालियर की पेपर मिल को 1.5 रुपये में वो बाम्बू मिलता है। ये सब हम नहीं कंसिडर करते। अभी पूछा गया कि सरकार कर सकती है कि नहीं, कौन सी सरकार अच्छी थी कौन सी बुरी थी। अरे 100 बार डिक्लेयर हो चुका है कि आपकी सरकार आपके वोट्स पर निर्भर नहीं करती। 1.5 महीने पहले डिक्लेयर हो जाता है फ्रांस में कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर या हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी को पार्टी में आने के लिए वहां से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते। अब गोरक्षा का आप सवाल लो, अपन बहुत हिंदू 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 बताते हैं। 1913 से लेकर अभी तक जो बोलना हो सब बोलते हैं हिंदुइज्म के बारे में, सच्चा झूठा। गाय को नहीं बचा पाए। बिग इंटरनेशनल लॉबी जो मोरारजी देसाई को भी नहीं करने दिया, विनोबा जी के उपवास को भी नहीं करने दिया, और आज नरेंद्र मोदी भी नहीं कर, क्योंकि हमारी सरकार ने स्वाधीनता लेने के समय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके रखे हैं, तो लखनऊ में बंद पड़े हैं, वो सब हमारे बीच में आ गए। हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी हम बिल्कुल तय नहीं कर सकते। और वो मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IMF दोनों के 31 साल तक चीफ एडवाइजर और डायरेक्टर के बिल्कुल नीचे का व्यक्ति डेविसन बूडो नाम का एक था, और उसने 31 साल के बाद रेजिग्नेशन दिया। 100 पन्ने का रेजिग्नेशन लेटर है। सरकार ने जब तक कर लिया उनको जेल में डाल दिया, सब हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसी चीजें आती है, हम गांधी विनोबा के हैं, आश्रम में रहते हैं और इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, इसलिए। और मेरे पास आप में से किसी को भी चाहिए इनफ की नोट्स है। वो कहता है कि ये दोनों संस्थाओं ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी संस्थाओं ने केवल देशों को गुलाम बनाने का एक ही काम किया। एक भी देश की एक भी पॉलिसी सरकार नहीं बना, ना इधर एग्रीकल्चर की ना इकोनॉमिक्स। तो ये दूसरा पॉइंट है कि अपन स्वाधीन देश के नाते और स्वाधीन चिंतकों के नाते ये इंटरनेशनल जो कैमोफ्लेज है, षड्यंत्र है, उसमें से अपनी सरकार को कैसे बचाओ। सरकार को मदद करो कि ना करो, पर सरकार को बचाओ कि अगली सरकार जो बने वो नहीं मानेगी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं मानेगी। मानना ही पड़ता है। अंकल इज नॉट आवर अंकल, ऐसा दिल्ली में कितने पोस्टर लगे थे, लेकिन अंकल को मानना पड़ा। टाटा ने कोलोक्वियम किया था कि इस पॉलिसी को करने के लिए, मैं गई थी उस कोलोक्वियम बोलने के लिए। मेरी 100 आर्ग्यूमेंट के खिलाफ भी टाटा ने वो पॉलिसी मान ली। कहने का मतलब है कि हम विचार करने वाले भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम मीडिया के द्वारा हमारा ज्ञान लेते हैं। ऐसे ओरिजिनल लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे जैसा डेविसन बूडो ने लिखा है कि जैसे टॉल्स्टॉय कहता था कि उत्पत्ति को अभी मम समान धर्म, ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरी ये बात आप देश वाले कोई नहीं सुनेंगे, पर 2-4 पीढ़ी के बाद भी अगर कोई स्वतंत्र दिमाग वाला आएगा
तो वो दुनिया को बदल देगा मेरा ही पढ़ के। कहने का मतलब है कि हमारे पास मीडिया वाला दिमाग है कि स्वतंत्र दिमाग है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमारे वेदों में लिखा है अक्षय मां दिव्य कृषि में कृषस्व। खेती करके जो मिलता है आपके मेहनत का मिलता है, और तुम दिव्य पुरुष हो तो तुम खेती की तरफ जाओ और जुगाड़ की तरफ मत जाओ, अनअर्न्ड इनकम की तरफ मत जाओ। ये बात बुद्ध भगवान ने भी कही थी, अदत्ता दान सत्य कहा था। महावीर स्वामी ने भी कहा था, हर धर्म के हर मुख्य व्यक्ति ने कहा है कि अपना धन खुद कमाओ, अनअर्न्ड इनकम की पीछे मत जाओ, स्वार्थ के लिए, अपने लिए। दान कोई देता है तो लेना अलग बात है। तो आप ये सोचो, आज आपके सबके हाथ में मोबाइल है और आपके बच्चे जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ना फोगट का चाहते हैं, सब आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर से कमा लेते हैं रोज का। आप सर्वोदय के हो कि कहीं के भी हो, आपके बच्चे मोबाइल के द्वारा जुगाड़ खेलता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, बैंकिंग कहा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है, मॉनिटरी कहना जाता है, वो सब अपनी आंखों पर नजरबंदी करने के लिए है और उसी पर हमारा एजुकेशन चला है। मैं माँ बाप को समझो, अब मेरे बच्चे हैं 2-4, नहीं है भगवान की कृपा से, मैंने शादी नहीं की है, पर होते तो हिंदुस्तान का माँ बाप मोस्ट वल्नरेबल है कि मेरे बच्चों के लिए मेरा पैसा दे दो, मेरे सब बंगले बेच डालो, मेरा अमुक कर डालो, दो मेरा बच्चा है। उसने माँ बाप का बुढ़ापा भी बिगाड़ दिया, ओल्ड एज में उनको जाना पड़ा, पैसा भी गया और दुख का सागर उनको पेट में मिला बच्चों की तरफ से। और कितना ज्यादा बच्चों क्या क्या करते हैं माँ बाप को आपको कहने की जरूरत नहीं, पेपर में रोक जाता। हम पेपर नहीं पढ़ते, विनोबा आश्रम में पेपर नहीं, हम मीडिया से हमारा दिमाग नहीं बना। तो कहना का मतलब है कि ये जो चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा माध्यम आज मोबाइल बन रहा है। और नौकरों के हाथ में 50-50 हजार रुपए का मोबाइल आ गया, कैसे आ गया? ये जो ढकोसला है, मनी और बाजार का जो ढकोसला है, उसमें से वापिस भारत को ले जाने बिना ग्राम उद्योग नहीं आ गया। झंडा हमारा खादी पर आधारित नहीं, नायलॉन का भी हो सकता है, पॉलिएस्टर का भी हो सकता है, और दूसरा उससे अधम कोई आएगी चीज तो उसका भी हो सकता है। क्यों? We can't do anything about it. खादी को नहीं बचा सकते, हमारे प्रोडक्शन को नहीं बचा सकते जब तक हम मिल को डिनाई नहीं करेंगे। खादी मिल्स के आपको मिल को डिस्ट्रॉय करना है। मिल के धागे के द्वारा जो भी कपड़ा बनेगा वो खादी भी नहीं है, भारतीय भी नहीं। गांधी ने जो खादी लाई थी वो मिल को खत्म करने के लिए, जो चीज आप 13,000 मजदूरों की जिंदगी बिगाड़ करके वहां से आएगा तो 13,000 झोपड़ी में भी वो हो सकता है, पत्नी और बच्चों के सहकार से। मास प्रोडक्शन इज नॉट प्रोडक्शन फॉर 1 पर्सन प्रॉफिट। सेंचुरी मिल के मालिक के प्रॉफिट के लिए 13,000 मजदूर नहीं है, उनको प्रकृति छूट जाती है, उनके माँ बाप छूट जाते हैं, उनके पत्नी बच्चे छूट जाते हैं, उनका शुद्ध आहार छूट जाता है, उनका शाम का कथा कीर्तन छूट जाता है, सब छुड़वा करके अपने वहां लाए। तो गांव-गांव में आप मास प्रोडक्शन क्यों नहीं करवाते? दैट वाज खादी। आज कोई भी बड़े से बड़ा थिंकर खादी को इस तरह से नहीं। तो ये जो चीजें हैं दुनिया में हो रही है, बहुत बड़ा ढकोसला है। और मैं संन्यास लेने वाली थी और गांधीयन होकर के संन्यास लेने वाली थी, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स किया 6 साल और उसके साथ साथ संस्कृत भी किया 6 साल। तब मैं समझी, और उसके बाद WR नाटुकर के एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट था अपने पास, उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे तुमको यहाँ रखना है काम पर। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे इंटरनेशनल ट्रेड सीखना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा बहुत षड्यंत्र इस देश पर हो रहा है और ये देश की बहुत संपत्ति चली जा रही है। तो ये 5 चीजों की तरफ अगर आप में से कोई भी चर्चा करेगा, कल करो परसों करो, तो अपना डिस्कशन इकोनॉमिक्स का पूरा होगा। अभी आज की चर्चा के बारे में ही मुझे बोलने को कहा है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी। बाकी मुझसे जो बोलना है, या अभी आपके पास समय लगेगी?
पुनर्निर्माण का विषय खोलना है ना, भारत पुनर्निर्माण का विषय तो खोलना है। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी खाली मजा करवा मैंने मेरे जीवन में सार्वजनिक जीवन में आने के बाद दो बातें देखी। एक बात ऐसी देखी कि सारे भारत में कहीं भी भारतीय संस्कृति नहीं है, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज में है, यानी 60 से 70 बीच में थी। आज मणिपुर का क्या हो रहा है, आसाम का क्या हो रहा है, हम मारवाड़ियों ने गुजरातियों ने जाकर के वहां खत्म कर दिया है सब कुछ। पर कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अभी भी आसाम कोई जाए, अगर कोई इकोनॉमिस्ट है या संस्कृति का कल्चरल कुछ करना चाहता है तो आसाम में से अपने को भारतीय संस्कृति क्या थी उसका बहुत मिलता है। मैंने वहां 10 साल रह करके बहुत सेवा की है और आश्रम में रह के की है, इसलिए मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन आती थी, क्योंकि मैं चाहती किया है। भारतीय संस्कृति में 12 स्तंभ है, उसके बारे में कभी आप में से कोई जानना चाहेगा तो मैं उस पर उतने 12 विषयों पर मैं अपने आपको संपूर्ण जानकारी दे सकती। 12 आधार और भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ऊपर है राधा कृष्ण ने लिखा है, अरविंदो ने लिखा है, साने गुरु ने लिखा है, अनेक लोगों ने लिखा है। तो उन्होंने कहीं भी फिलोसॉफिकल प्लस इकोनॉमिकल प्लस आर्टिस्टिक को लेके नहीं लिखा है, जो आसाम में आज भी जिंदा है। तो कोई अगर है भारत का प्रेमी जो भारत की संस्कृति को समझना चाहता है, उनको आसाम में बहुत मदद मिलेगी। ये एक मजा आपको मैंने। दूसरी मजा ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अनेक संस्थाओं को बिल्कुल बिना कारण थूकते हुए देखे, इंक्लूडिंग गांधी का सर्वोदय और विनोबा का सर्व सेवा संघ। जब उसी कारण मीमांसा में जाती हूँ तो मुझे एक भजन याद आता है, दोरीचा सापा बेहुनी पीवा बेटी नहीं जीवा दी। वहां डोरी पड़ी है, मैं उसको साफ समझती हूँ। मैं निर्भय नहीं हूं तो डर जाती हूँ और उसको नहीं मिली। समान समान काम करने वाले, समान समान विचार करने वाले, समान समान त्याग करने वाले, समान समान जनता के बीच घूमने वाले लोगों के बीच शायद ये मेरा ये हड़प लेगा, शायद मेरा ये हड़प लेगा, शायद मेरी सत्ता चली जाएगी, शायद मेरी पोजीशन को मेरा मित्र नहीं, कुछ भी नहीं, दम नहीं, किसी की ताकत नहीं है। गांधी की ताकत कोई ले लेता है। और नरेंद्र मोदी उस टाइम भी इतना विरोध करता, गांधी नहीं घबराता। जिन्होंने विरोध किया, गांधी ने कहा प्राइम मिनिस्टर जो उसको दे दो, मनुष्य मत करो, देश के टुकड़े मत करो। मटेरियल चीजों के अपेक्षा मनुष्य को खोना, अपनी सत्ता के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने मान के लिए, अपना कुछ भी व्हाटएवर, कोई अपना दुश्मन है ही नहीं। ये गांधी ने पहला सिखाया था। क्यों नहीं है दुश्मन? क्योंकि आपका सब कुछ कोई लूट ले तभी आपका नसीब कोई नहीं लूट सकता। भगवान ने जो लिखी राखी नंदन नंदन ने बेटी सके नहीं कोई। अपन ने जो लेना है, जो पाना है, चाहे प्रेम हो चाहे वस्तु हो, भगवान ही सब रूपों द्वारा हमको देता है। और हम डर जाएंगे, एक रूप हमसे हट जाएगा, उसी को कहां से देगा? वो तो भगवान बन के ही आया था हमारे पास। तो कुल मिला करके जो अंदर का डर है, इसलिए विनोबा जी ने कहा कि निर्भय, निष्पक्ष और निर्भय आपका चित्त बनाओ, तब तक आप समाज सेवा नहीं कर सकोगे, ना समाज को एक कर सकोगे। नवनिर्माण की जो बात है देश के, भारत के नवनिर्माण की, उसमें आप सबका एकोपा बहुत जरूरी है। आप सब भारत के सच्चे क्षत्रिय हो, आप सब हीरा मोती हो, आप चिंतक हो, आप एक कुंभ बना सकते हो बड़ा। सरकार को जिसके पास पूछने आने पड़ेगा, ऐसे आचार्य हो आपको नहीं है, क्योंकि आप एकजुट नहीं होते। छोटी की बात में यहाँ भी कितना झगड़ रहे थे, आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। हम देश के लिए खड़े हुए हैं, 10 त्याग करने पड़े, 10 बार संन्यास देना पड़े, अपनी अपनी
जॉब से क्या क्या बिगड़ने वाला है, एक देश का भला होने वाला है। इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए हम सब नाकामयाब है। मैं इकोनॉमिक्स होते हुए बोलती हूँ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं पहले भी 47 में भी और 93 में भी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सब क्या है उसका इकोनॉमिक्स है, तो मैंने लिख के रखा है, छोटी सी किताब आपको दे दो, आपके जाने से पहले वो किशोर से ले लेना। सामाजिक साम्य विचार वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसका नाम है, जो सत्य प्रकाश ने और उसके मित्र ने प्रकाशित की है। ये दो बातें मुझे बहुत कटक है। एक, हमारी कुछ भी नहीं कर सकते, इतने सारे इंटेलिजेंट लोग, इतने सारे सज्जन लोग। भारत आज भी सज्जनों का देश है, भारत आज भी आचार्यों का देश। भारत देश में जो मॉरल्स है, जो परिवार है, जो गांव की एकी है, कहीं भी नहीं है। दुनिया तरसती है। एवरीबॉडी इज अलोन इन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इन इंडिया। संबंधों की परवरिश हमने जितनी की है किसी ने नहीं। माँ बाप बच्चों को तो छोड़ देते हैं। एक 17 साल की बहन मेरे पास आई थी इंग्लैंड से, तो उसने कहा कि इंग्लैंड में हर व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद 2 साल डिप्रेशन में जाती है। माँ बाप उसको गाइड नहीं करते, अपना कमा लो खा लो, किसी के भी साथ शादी कर लो। तो बेचारे बच्चे जिन्होंने जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, खाली पढ़ा। बर्ट्रांड रसेल ने कहा कि दिमाग हमारा, राइट हैंड दिमाग खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड दिमाग। बहुत बड़ी रिसर्च है दुनिया की कि राइट हैंड दिमाग में सारे आदर्श और मॉरल्स रहते हैं और लेफ्ट हैंड दिमाग में दुष्टताएं रहती है और वही रहती है। तो आज का एजुकेशन जो है दुनिया भर में फैला हुआ, वो राइट ब्रेन को जरा भी मार्गदर्शन नहीं देता है, धैर्य नाम की कैपेसिटी को जरा भी डेवलप नहीं करता है। वो केवल लेफ्ट ब्रेन को मैं हूँ, और मेरे को किसी ने कहा ना यहाँ स्वार्थ का डेफिनेशन क्या है, मैं हूँ और मैं हूँ, आपका सभी मेरा है, मेरा बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया है। तो इसलिए इस बात पर आप सोचिए कि बाजार मुक्ति और पैसा मुक्ति करके श्रम के आधार पर और प्रेम के आधार पर हम गांव, घर और ऑक्यूपेशन से प्रोफेशनल्स जितने भी है, गांधी जी ने कहा है, वो लुटेरे हुए। मैनेजमेंट के जितने एक्सपर्ट्स है, मुझे दिल्ली के कॉलेज ने कहा, नोएडा के एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने, पूरी विदेशी किताबें हैं मैनेजमेंट के बारे में, इंडियन किताबें भी है, और वो केवल सेल्समैनशिप सिखाते। मैनेजमेंट मानी पब्लिक को लूटो। एक उदाहरण देती हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी समझो चाचा कोई बाजार जाते हैं और आम लेना चाहते हैं, तो 35 रुपए का 100 आम मिलेगा ऐसा, हाथ को रुमाल रख करके कॉन्ट्रैक्ट होता था। जब घर में आम आते थे तो मेरे 135 आते थे, अरे 100 देना था। हम वापिस जाते हैं ऑनेस्ट नागरिक के नाते, भाई तुमने 35 ज्यादा वाला कारण हमको दे दिया। कहते नहीं दीदी, 35 फटेगा, बिगड़ेगा, आपको 100 ओरिजिनल खाने मिलना चाहिए, इतने का पैसा। इंडियन मेंटली घर में दूध देने वाला आता था। बम्बई में रहते थे तो गाय वाय हमारी अंकलेश्वर में थी, तो दूध देने वाला आता तो तीनों बेटियां ऐसा लेके खड़ी रह जाती थी कि वो कच्चा दूध बिना गर्म किया बहुत मीठा मीठा अच्छा लगता है, दारोशना, तो वो हमको देता था। ऊपर से माँ को दार भी देता था। तो हम रिवॉर्ड करते थे कि भाई हम पैसा ले लो अगर हमको दिया उसका, हमको तो बिना गर्म किया खाना ही थे। नहीं दीदी, मैंने ज्यादा नहीं दिया आपको, जब आप गर्म करोगे तब दूध कम होने वाला है, आपको 1 लीटर पूरा, एक शेर कहते थे उस जमाने में, उतना पीने मिलना चाहिए। अबे आसाम में क्या देखा, आपको मजा दिखाती हूँ। मेरा आश्रम था, वहाँ खूब केले के झाड़ थे, पेड़ थे, और खूब गौशाला थी अच्छी वाली, आधा लीटर ही दूध देती, वहाँ की गाय बकरी की जैसी होती, पर वो थी वहां पर। तो एक दिन सुबह हुई तो हमारे लिए दूध नहीं, तो मैंने हमारी बड़ी बहन को पूछा कि भाई दूध क्यों नहीं, तो कहते कि कल आकर के कोई व्यक्ति ने हमारा बछड़ा अलग बांध दिया था, इसका
मतलब है कि आज उसके घर में मेहमान आने वाले हैं, उसको दूध चाहिए तो मालिक दूध नहीं लेगा, कि हर गांव का हर घर में ये कर सकते। और केले की धूप पकने आई है और आपके घर में आपका जवाई साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला है, ओम जाति का, तो आप मेरी केले के पेड़ पर लाल तोरी बांध के जा सकते हैं। गिर जाएगा तो भी मालिक नहीं खाएगा ये केला, मेरे जवाई के लिए मुझे चाहिए। हमने 1200 लोगों का इंटरनेशनल साउथ ईस्ट एशिया का सम्मेलन लिया वहां पर। तो हमने तैयारी खूब की थी, पेट्रोल बड़ा बांधा, माइक लाइट सब, वहां के कलेक्टर वगैरह सब बहुत मदद में आते थे। बहुत समय पहले की बात है, 64 या 6 में। तो हमको लगा नहीं सम्मेलन कैसे होगा, कोई आता ही नहीं। और जिस दिन सम्मेलन का दिन था, 1200 से ज्यादा लोग हमारे हॉल में आ गए पेंडोल में। तो हम तो घबरा गए, सम्मेलन होने दिया 3 दिन, फिर पूछा गाँव में जा करके, भाई ये क्या नाटक हुआ? कहते अहोम जाति के लोग आने वाले थे ना, तो हमने हर घर में 1 महीने से पोहा, मुरमुरा ये सब तैयार करके रखा था कि हम आश्रम में नहीं, उन लोगों आश्रम कहाँ से खर्चा करेगा, हम गाँव वाले। इसको संस्कृति बोलते, इसको मानवता बोलते, इसको निर्भयता और निर्दोषता बोलते हैं। तो हम इन दिव्य चरणों की तरफ, जो महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी के बारे में बहुत बात में कह सकती हूँ, बुद्ध के बारे में कह सकती हूँ, पर समय नहीं है तो वो सब आपको पता भी है। वैसे भी मैं आज याद दिलाऊं तो शायद थोड़ा मजा ज्यादा आए, पर ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो ब्रह्म विहार के शब्द बुद्ध भगवान ने दिए हैं, आप सबको पता है कि बुद्ध भगवान को जब साक्षात्कार हो गया एक रात में, तब वो समाधि में आनंद में रह गए। तो कहे कि अब ये मेरा विचार इतना सूक्ष्म है, इतनी बड़ी तपस्या से निकला है कि मैं दुनिया में किसी को सिखा नहीं सकता, ना कोई सीख सकता है। तो वहां इंद्रदेव हाजिर हुए और कहा कि तुमने घर छोड़ने पहले कहा था कि तुमको ज्ञान मिलेगा तो दुनिया के दुखों को दूर करोगे। अब समाधि आनंद में डूबना है, वी डोंट परमिट यू, तुमको ब्रह्म विहार करना पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान ने कहा ब्रह्म विहार यानी क्या? तो क्या तुम्हारे समान जो मिले उसके साथ मैत्री करना, तुमसे ज्यादा जो अक्कल वाले साबुत मन के सावधान लोग मिले उनके प्रति मान करना, गुण विकास करना उनका। तुमसे गलत मिले और तुम्हारा अपमान करे, उनकी उपेक्षा करना। और जो धर्म का मार्ग छोड़ करके ढूंढ रहे हैं नया धर्म मार्ग, उनको तुम ज्ञान देना। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सिखाऊं तो कोई सीख सके, बहुत सूक्ष्म है ये साक्षात्कार की भूमिका और बहुत तपस्या मांगती है। तब इंद्र ने कहा कि कई लोग हैं जो तुम्हारी तरह बिना गुरु के ज्ञान पा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो ज्ञान पाना ही नहीं चाहते, बट देयर आर अ फ्यू ये जो ढूंढ रहे हैं पर उनको मार्ग नहीं मिलता, तो इसलिए वो फट जाते हैं सही बात से, उनको तुम सिखा सकते हो। इतनी छोटी हिदायत के ऊपर आज बौद्ध धर्म 1/3 वर्ल्ड में पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कि हमारी तरफ से जो प्रदेश में भी धर्म गए, वो विवेकानंद ने कहा है कि वो तलवार से नहीं गए, वो पैसों लेके नहीं गए, वो जबरदस्ती से नहीं गए, वो झूठ से नहीं गए, पहले ज्ञान लेके गए और वापिस आए तो आशीर्वाद दे के आए इस देश को कि तुम स्वतंत्र हो, हम तुमको नहीं छोड़ सकते। इनिशियली नॉलेज एंड आफ्टरवर्ड्स स्वतंत्रता, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ऐसा विवेकानंद ने कहा है। तो विवेकानंद ने कहा है ये भी, युग के युग बीत गए, दुनिया का एजुकेशन रसातल में गया, पर हिंदुस्तान का एजुकेशन रसातल में नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के ऋषियों ने शुरू से एजुकेशन के उद्देश्य के रूप में फलत्याग, निष्काम कर्मयोग और मां दुर्गा का संयोग धनम, ये 2 सीख दे के रखी है। अगर ये 2 चीज हम पकड़ के रखते हैं तो हमारा एजुकेशन कभी भी दुनिया के एजुकेशन से अच्छा रहेगा, शंकराचार्य का रहेगा, अद्वैत का रहेगा। और हम मूर्ख लोग, हम जो बार बार लड़ते हैं, बार बार एक दूसरे को अलग करते हैं अपने जीवन से, वो हम सब अगर एक दूसरे को अपने जीवन में शामिल कर ले तो शायद हिंदुस्तान का भला होगा। अगर हम भारत का नव निर्माण करना चाहते हैं आपके इस संघ के द्वारा, तो आप में से एक भी व्यक्ति रूठ करके इसको छोड़ के नहीं जाएगी।
और एक भी व्यक्ति नहीं कहेगी तो हमको बुलाया है पर हम नहीं जाए। धन्यवाद। हाँ यही तो बोल ही दिया ना, एक भी व्यक्ति रूट पे नहीं जाएगा। तो ये तो अब कंडीशन, भाई कंडीशन को मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ। अरे सब लोग हाथ उठा लो, नहीं उठा लो वैसे भी तो रूट पे जाओगे। वैसे भी कोई नहीं जा रहा था। ये प्रतिभा दीदी तो हाथ ही नहीं उठा सकते। चलिए वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा उधर दीदी लोगों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया तो दिखा एब्सेंट लग जाएगा प्रोफेसर के पास। तीन प्रश्न आए हैं दीदी के प्रति। तो दीदी समय है ना आपके पास उसके? अच्छे मानव के क्या लक्षण है? किसी और भाई या बहन को कुछ प्रश्न देने हो तो रीति बनाई थी, अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया था, कृपया इस तरह से लिख के दे सकते हैं। तो जो भी महानुभाव है सब दीदी सामने है, उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। तो मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। अच्छे मानव, ये किसकी तरफ से आया प्रश्न भैया जी? ब्रिगेडियर सर आपकी तरफ से। थैंक यू। ब्रिगेडियर राजा राम जी जो कि फौज में कर चुके हैं काम। और अच्छा सत्य प्रकाश जी की तरफ से, ऐसे बोलो ना। अच्छे मानव के लक्षण क्या है? अच्छे मानव का मूल्यांकन। हमारे गुजरात में एक मनुभाई पंचोड़ी करके बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बने थे और बहुत बड़ी उनकी शाखाएं जगह जगह पर चल रही है। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, तीसरा प्रकार कोई नहीं। एक जिसके पास हृदय है सामने वाले की पीड़ा को समझने के लिए, संवेदनशील हृदय है, और एक जिसके पास संवेदना नहीं। पूरा साहित्य दैव और असुर संपत्तियों के लड़ाइयों में पूरे देश के साहित्य है। डांटे के काव्य में भी है और महाभारत में भी है। जिनके पास संवेदना है उनके पास सब कुछ है मानवता का, और जिनके पास पता ही नहीं चलता कि मैं इस व्यक्ति को दुखी कर रहा हूँ क्या कर रही हूँ, तो वो मनुष्य कहा जाए कि क्या कहा जाए। संवेदनशीलता के ऊपर गीता का पूरा पहला अध्याय स्टडी करने जैसा। दूसरा प्रश्न है जी, अच्छे मानव का मूल्यांकन कैसे होगा? अच्छे मानव का मूल्यांकन का थर्मामीटर कैसे होगा? मूल्यांकन अच्छे मानव का मूल्यांकन कैसे होगा? देखिए मानव का कोई तराजू लेके मूल्यांकन नहीं होता। आपके प्रवचन देने वालों में से एक व्यक्ति ने कहा था एजुकेशन के बारे में कहते समय, हर व्यक्ति यूनिक रहता है, हर व्यक्ति भगवान का एक आविर्भाव है। भगवान ने मेरे को तो नहीं दिया, आपको दिया, आपको तो नहीं दिया, इसको दिया, इसको तो नहीं दिया, उसको दिया। We are all complementary and supplementary. We are not meant to oppose each other. तो इसलिए मूल्यांकन नहीं करना है व्यक्ति। बाबा ने एक जगह एक वाक्य दिया है हमसे, दो वाक्य। हमने पूछा था विवेक यानी क्या, तो बाबा कहते हैं कि विवेक यानी सत्ता का मूल्यांकन करने की अक्ल, कि मेरे में इतनी शक्ति है, इतनी अशक्ति है, इतना मेरा स्वभाव अच्छा है, इतना बुरा है जिसको मुझे सुधारना है। ऐसा जिसके मन में अंतर खोज चल रही है, उसको ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और समाज सेवा के द्वारा पुष्ट करना, इसका नाम विवेक है। ये मूल्यांकन अपना करना है, दूसरों का नहीं। दूसरे सब अपने से बड़े हैं। एक उदाहरण देते हैं, विनोबाजी देते हैं, समझा कि आपके घर में पोस्टमैन आता है, आपके लिए 1 लाख रुपए का अवार्ड लाता है, तो आप उसको थैंक यू कहते हैं, या 2-4 रुपया दे देते हैं, एक मिठाई का टुकड़ा खिला देते हैं। कल वो पोस्टमैन मर जाता है, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, क्योंकि वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव था। 1 लाख रुपया वो खुद नहीं लाया था, किसी ने भेजा था, आपके तब आपको मिला था। तो वैसे भगवान ने आपके लिए आपकी माँ के द्वारा, पिताजी के द्वारा, चाचा मामा के द्वारा, मित्रों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, समाज के द्वारा जो दिया, वो केवल पोस्टमैन थे। उनके मरने से ना आपको रोना है, ना उनके बर्थडे पर आपको पार्टियां उड़ाना। ये सब पोस्टमैन है, और वो पोस्ट का आपका जो पार्सल है, सुख का हो, दुख का हो, ज्ञान का हो, प्रेम का हो, वो हरगिज भगवान आपको किसी न किसी रूप में आपको देने वाला।
अब समझो मैं बचपन में 21 फुट ऊपर के झूले से सूरज को देख करके नमस्कार करके गिर गई और किसी बहुत अच्छे डॉक्टर ने मेरे को इलाज कराया दिया। अब आज ना मेरे पास वो डॉक्टर है ना वो झूला झुलाने वाले मेरे व्यक्ति है, तो मैं आज किसकी सेवा करूं? तो आज जो भी व्यक्ति को जरूरत होगी, भाभी बहन कल शायद आपको बताएगी या मैं ही बता दूं। एक लड़की अमेरिका के एयरपोर्ट पर शाम तक बैठी रही, उसको लेने आने वाले निमंत्रक आए नहीं थे, तो एक गुजराती भाई सूरत का छोटा सा लड़का 20-22 साल का वो वहां खड़ा था। उसने कहा बहन आप क्यों बैठी रही है एयरपोर्ट, चलो कहाँ जाना है हम ले जाते हैं आपको। तो उसने कहा कि मेरे आने वालों को कहीं पर ब्लॉक हो गया है रास्ता और आ नहीं पा रहे हैं, मेरे घर चलो, मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं, स्पेंड नाइट विद अस, सुबह हम उनको बुला लेंगे। तो बहुत खुश हो गई बेचारी, गई उनके घर पे, दूसरे दिन आके उनके मित्रों को ले गए। तो जब वो लड़की जाने लगी तो थैंक यू कहते हुए उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो लड़के ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप, मेरे पास सब है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मौका है कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी परिस्थिति में डाउन हो रही है तो इट इज योर टर्न नाउ टू हेल्प हर। आप नहीं मानोगे, हमने ये कहानी जब पढ़ी और पता चला कि गुजरात का आदमी है और सूरत का है, तो भाभी बहन उसको मिलने के गई माँ बाप को उसके, तो बाय चांस वो इंडिया में था उस समय में तो लड़का, तो उसने कहा कि मेरा सब धंधा मैंने छोड़ दिया अमेरिका का, अभी ये कार्ड तैयार कर रहा हूँ, पहले 4,000 किए थे, फिर 40,000 किए, अब 4 मिलियन करने वाला हूँ। दैट इज माय योर टर्न नाउ। हमको कोई भी व्यक्ति कभी भी, हम नालायक है तो ही मदद करता है, तो हम किसी नालायक व्यक्ति की मदद करें, बुलिया कर ना करें। राजा राम जी का सवाल। हाँ आपसे प्रश्न को जब आप कर रहे हैं आपको अपना नाम लिखना है, कौन प्रश्न और किससे प्रश्न है उसको लिख करना के देना है। धन्यवाद। साथ में बैठो ना, किससे प्रश्न है वो करें लिख लिख। एक मिनट में मुझे समय मैं नहीं देता। राजा राम जी का सवाल है कि अच्छे मानव का मूल्यांकन का थर्मामीटर क्या है? सुन लो ध्यान से, मेरी समझ है, हो सकता है गलत है सही है, आप नापना। दुनिया के हर व्यक्ति को 4 स्तर पर जीना है। सबसे पहले अपने साथ जीना है, फिर अपने परिवार के साथ जीना है, फिर मानव समाज के साथ जीना है और फिर शेष प्रकृति के साथ जीना है। हवा पानी, भगवान के साथ भी जीना है, 5वीं भगवान को नहीं जानते, ऐसे नहीं जानते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। इन चारों में से हवा पानी धरती पेड़ पौधे पशु पक्षी है ना, शेष प्रकृति। दुनिया छोड़ दी तो कुछ नहीं। माई एक मिनट चुप हो। ये चारों के साथ जीना ही पड़ेगा, इसमें से एक को नहीं छोड़ सकता। अब एक कौन कितना अच्छा आदमी है उसका थर्मामीटर ये है, इन चारों के साथ वो कितना संवर्धन करता हुआ, कितना संरक्षण करता हुआ और कितना खुशहाली के साथ जी पा रहा है चारों के साथ। अगर चारों में से एक को भी छोड़ रहा है, 2 को भी छोड़ रहा है, 3 को भी छोड़ रहा है, तो समझ लो वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है केवल, और वो अच्छा आदमी नहीं। चारों अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मानव समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ, ये नापने का ढंग है। बिल्कुल मैं तो ऐसे ही नापता हूँ। नापने का ढंग संरक्षण कैसे पता चला कितने संरक्षण में कितना? ठीक बात, मेरे साथ कोई जी रहा है ना, उसका मैं कितना संवर्धन कर रहा हूँ, तो उसका भी कितना खुशहाली पैदा कर रहा हूँ, कितना भी कर रहा है। कितना कैसे पता चलेगा कितना कर दिया कितना नंबर मिलेंगे? तो मैं आपके साथ जी रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ जी रहा हूँ। एक तो मैं अकेला खुश हो रहा हूँ, एक परिवार के सब लोगों के बीच में संगीत है ना, तनाव से मुक्ति है। ऐसे फिर जिनके साथ मेरा संबंध है, जहां भी मानव के साथ, उनके साथ मेरा कितना संगीत है, कितना संबंध है, कितनी खुशहाली के साथ जी रहा हूँ, है ना। फिर मेरा पेड़ पौधे पानी पशु पक्षी जो मेरे आसपास